अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। ये वीडियो कुछ 40 मिनट्स 50 मिनट्स की रहेगी, जिसमें सिर्फ न्यूट्रिशंस होगा, और जैसे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और बाकी सब, ठीक है। और ह्यूमन डाइजेशन भी खत्म होगा। फिर उसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा रेस्पिरेशन पे, उसका अगला वीडियो आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे, और उसका अगला वीडियो आएगा एक्सक्रीशन पे। 4 वीडियो में चैप्टर खत्म। तो इसीलिए चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, ये समझते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदगी जीने के लिए, मतलब जिंदगी में जो हम लोग कार्य करते हैं उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ के प्रोसेस जैसे खाना खाना, सांस लेना, स्टूल एक्सक्रीशन करना, और बाकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना, मतलब ये सब बेसिक थिंग है। इस बेसिक चीजों को पढ़ने के लिए मांगा है 10th में। तो इसीलिए पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या है? जो नॉर्मल हम लोग खाना खाते हैं और वो हम लोग बॉडी में टूटता है, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड। आप समझो न्यूट्रिशन का 2 टाइप है। क्या है? 2 टाइप, समझे। न्यूट्रिशन 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है क्या? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। पहले मैं इसको फटाफट समझा लेता हूं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। मतलब उसके बाद मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा, ताकि तुम लोग फ्लो चार्ट बना लेना फटाफट, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अब शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मैं इधर साइड हट के समझाता हूं, जैसे तुम लोग प्रॉपर लिख सको, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? पढ़े वो प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं विद हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पास। वही एकदम सही पकड़े हो बेटा। जे वाले हो के भी तूने ये किया है। लो, बस यही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, समझे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है, मगर तुम लोगों को पढ़ना एक ही तरीका है। एक को 90s में ही हटा दिया गया है, जिसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। वो तुम लोग को नहीं पढ़ना, उसको भूल जाओ, गोली मारो, ठीक है। अभी तुम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ध्यान दो। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? खाना बनाना। मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं है कि तुम खुद से खाना बनाना। मतलब कैटलिस्ट किसको ले रहे हैं? सनलाइट को। कैटलिस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैटलिस्ट मतलब किसके प्रेजेंस में? मतलब जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बैंगन या आलू लिए एक कढ़ाई में डाले, फिर उसको वापस प्लेट में डाले, खाली नहीं। उसके लिए हम लोग आग चाहिए। आग में फिर हम लोग सब्जी में पानी डालते हैं। तो देखो हम लोग ये पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। वाटर तो ऑफकोर्स सब्जी में चाहिए। जो हम लोग फ्लेम देते हैं, मतलब जो हम लोग एलपीजी जलाकर हम लोग उसको फ्लेम देते हैं, उसी फ्लेम की जगह यहाँ पे काम करता है हीट, सनलाइट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। और ये क्लोरोफिल क्या है? जैसे वो कढ़ाई था जहां पे खाना बन रहा था, वैसे ही क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है, वहां जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे ये लोग अन्न लेते हैं, वो होता है, ठीक है। समझ में आया? पहले हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तुम शायद से जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वहां पे भी ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो हम इस पूरे पार्ट को प्रॉपर्ली समझेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन क्या है? बोला है 6CO2 प्लस 6H2O, किससे? क्लोरोफिल में और सनलाइट के प्रेजेंट में। C6H12O6 ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। पहले ये जो 3 पॉइंट्स देख रहे हो, ये जो है ना फोटोसिंथेसिस, जो ये रिएक्शन हुआ, उसको वर्ड्स में डिफाइन किया गया। क्या है? वर्ड्स में डिफाइन किया गया। तो यदि बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे ना कि राइट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो तुमको ये नहीं लिखना भाई, पिट जाओगे। तुम्हें ये 3 स्टेप्स लिखना। 3 स्टेप्स के बाद तुम ये रिएक्शन लिख दो, एकदम 1 नंबर, फुल मार्क्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? एकदम आराम से समझते, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लो चार्ट को एक बार लिख लोगे, उसके बाद थोरोली पढ़ते जाओगे, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। आओ मेरी बायो वॉरियर्स, ये जो है पहला चैप्टर क्या है? पहला टॉपिक क्या है इसका? टॉपिक, पहला पॉइंट। आओ, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक का जो है, पहला चैप्टर का पहला सब टॉपिक का आज हम पढ़ते हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स भाई, जीवन में बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं, और प्लांट भी लेता है फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स। जो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट है, किससे? क्लोरोफिल। सुनना है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। कौन? क्लोरोफिल। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही। आपको 2 करोड़ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 करोड़ की वहां डील होती है। अभी हम लोग इस बात पे आते हैं, ठीक है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। दूसरा कन्वर्जन, जो हम लोग एब्जॉर्ब की लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में। क्या? केमिकल एनर्जी में। क्या पे ध्यान दो, लाइट एनर्जी को यहां चेंज किया गया है केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल एनर्जी क्या किया? वाटर के मॉलिक्यूल्स को, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स उसको स्प्लिट कर दिया, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चलो समझते हैं आगे का जो टॉपिक है ना भाई, ये जो पहला चैप्टर तुम केमिस्ट्री में पढ़ा ना भाई, जो चैप्टर 1 है साइंस की बुक में, वो उससे रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? बायो के बाद में वो पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, मगर मैं पढ़ाऊंगा। आओ पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कुछ समझ नहीं आया? मतलब यहां समझ में आया
कि एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी क्लोरोफिल। समझ में आया? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बन के वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ये भी समझ में आया? मगर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कुछ तो दिमाग खराब कर रहा है। आ जाओ, इसका आंसर छुपा हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, गर्मी है भाई। देखो आ जाओ, रिडक्शन, ये जो पॉइंट है इस पर थोड़ा ध्यान दो। रिडक्शन मतलब क्या होता है? यदि तुम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़े हो तो तुमको पता होगा व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन एकदम आसान है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है, उसका रिडक्शन हुआ। चलो हम लोग पढ़ते हैं कि यदि हम लोग से पूछता है कि इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ, तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट साइड का लिखते हैं कि हाँ CO2 का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में जाके उसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन घटा होगा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं इस हिसाब से यहाँ क्या है। चलो इस रिएक्शन का पहला क्या है? 6CO2 मतलब 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ है 6 कार्बन और 6 2 12 ऑक्सीजन। समझ में आया? मतलब 12 ऑक्सीजन के एटम्स है और 6 कार्बन के एटम्स है। फिर जैसे ही हम यहां देखते हैं बच्चा, ग्लूकोज में ये यहीं पे एक ब्लेंडर हो गया। यहां जो वाटर जो टूटा, यहां पे सेकंड स्टेप देखे ना कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यही जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 12 टूटा वो स्प्लिट हुआ 6 2 12 और वो आके यहां जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे ही वो जुड़ा तो बन गया C6H12 और इसमें जो 12 ऑक्सीजन था कार्बन डाइऑक्साइड में वो बाहर निकल गया। ठीक है, वो रिएक्शन के द्वारा रिएक्शन के अंतर्गत बाहर निकल गया। समझे? अंतर्गत मतलब नहीं समझे, मतलब इन टाइम, मतलब रिएक्शन हो रहा था तब। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर, माने जो वाटर था, माने प्रॉपर वाटर ही बोलेंगे, हाँ वाटर या ऑक्सीजन 6O2। समझ में आया? यहाँ वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ पे वाटर भी शायद से निकलता है, मैं देखता हूं उसको। हाँ मैंने देख लिया है, यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 बना रहा है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलता। हम लोग पढ़े हाँ बस वही पढ़े। और यहाँ पे और भी कुछ निकलता है, कुछ निकल रहा है, याद करो। देखो आप देखते क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 6 2 12, यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ पे 6O2 और यहाँ 12O, मतलब कितना हो? देखो हम लोग एकदम प्रॉपर ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एकदम ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे H2 नहीं होगा, यहाँ पे O2 होगा। अब देखो कैसे समझते हैं, तो कैसे ये होगा तो उसको समझते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन, वो 12 हाइड्रोजन आ गया। अब देखो, अब ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 6 2 12 और यहाँ 6 मतलब 6 मतलब 18 ऑक्सीजन। तो यहाँ 18 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों तरफ एटम का मात्रा कांस्टेंट होगा। समझ में आया रिएक्शन में? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आ गया, आगे 6 ऑक्सीजन। अब मेरे बचा 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन को भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई, वो इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6O2। अब समझ में आया क्यों हुआ रिडक्शन? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के पास पहले था 12, यहाँ पे बचा 6, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, यहाँ हाइड्रोजन मिल गया। समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो मैं तुम लोग शायद से केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं। टेंशन नहीं लेना है, जब तक तुम्हारा बी ब्रो खड़ा है कोई टेंशन नहीं लेनी है। आ जाओ। वैसे मैं इस पे थोड़ा बायो के कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि आजकल बायो के कंटेंट को नेगलेक्ट किया जाता है, मगर मैं एज अ पीसीबी स्टूडेंट मैं ऐसे नहीं देख सकता। 10वीं के बच्चे बायो को ऐसे हेट करते हैं कि जैसे रेबीज का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया हो, मगर मैं उस रेबीज का इंजेक्शन लेके आया हूं एज अ बायो बाजी चैनल। बायो बाजी चैनल। चलो शुरू करते हैं बकवास कम, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लियो। अब आते हैं स्टोमाटा पे। स्टोमाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार लो इससे स्टार, एकदम पट पर स्टार मार लो। हमको भी बनाना है 3 चौथा स्टार, क्योंकि भाई है हमारा स्टार। क्यों स्टार हम इसलिए बनाए हैं कि हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा को। देखो स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। कैसे? आप देखते हैं इस ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण भी क्या है, क्या है, क्या है? इस कारण को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब देखो मान लो ये स्टोमाटा है, ठीक है, ये है स्टोमाटा। देखो स्टोमाटा का ये ऊपर जो है ना, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल मान लो ये मेरा ऐसे है, ये मेरा स्टोमाटा है, ये दिख रहा है स्टोमाटा 6 6 6 6 स्टोमाटा। इसके ऊपर ऐसे है मेरा, मान लो ये मेरा हाथ जो है ये है गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल जैसे ही रिएक्शन होता है, मतलब
पानी आता है, जैसे ही हम लोग को ना ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है ना कि ट्रांसपीरेशन में जितना भी एक्सेस वाटर होता है ना ट्री में, प्लांट में, वो ना वेपराइज करने लगता है, वेपराइज करता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपराइज करता है, अपना बाहर निकालता है। तो जैसे ही ये जो स्टोमाटा है उसमें आता है, ये गार्ड सेल में जैसे ही पानी घुसता है ना, फूल के वो हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। गार्ड सेल फूल के खुल जाता है, क्योंकि गार्ड सेल में भैया पानी, वाटर, जल, H2O, समझ में, पानी भर गया तो वो खुल गया। अब खुल गया ना तो खुल के पानी बाहर निकल गया। जैसे ही पानी बाहर निकला, ऊपर खड़े गए सन मामा, बच्चे, सन चाचू, सॉरी चंदा मामा, उनका कुछ सन चाचू बोले बेटा कहाँ, यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। तो वो वाटर को वाटर वेपर के रूप में उड़ा देते हैं, हट। तो जैसे ही वाटर वेपर में रूप में वाटर उड़ता है, वाटर गार्ड सेल से उड़ गया, तो गार्ड सेल हो जाएगा क्लोज। क्या क्लोज? तो समझ में आया? गार्ड सेल में पानी भरा, गार्ड सेल हुआ स्वेल, मतलब फूल गया पानी भरने के चलते, तो गार्ड सेल खुला। गार्ड सेल जैसे ही खुला तो उस समय दो काम होता है, यहां पे मैंने लिखा है दो काम। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। जैसे CO2 अंदर लेता है, O2 बाहर फेंकता है। देखो यहाँ पे 12 एटम्स बने, एटम्स हाँ कैसे मॉलिक्यूल्स बने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बने, समझना है? अब देखो यहाँ पे हुआ एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हुआ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे एक्सचेंज हुआ और फिर उसी समय ये देखो क्या लिखा हुआ है, लूज लार्ज नंबर अमाउंट ड्यूरिंग फॉर लूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? जब गार्ड सेल खुलता है तो लार्ज अमाउंट में जब हम लोग वाटर लूज करते हैं ना, उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, समझा? गार्ड सेल खुला, एक साथ फटफट दो काम हुआ, समझना? तो यदि पूछा जाए व्हाट इज स्टोमाटा एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा तुम लोग जानता है क्या है? स्टोमाटा ना एक लीफ होता है, लीफ पे पोर्क होता है, छोटा छोटा छेद होता है, जिससे ये दो काम होता है। उसके ऊपर क्या होता है? गार्ड सेल होता है। अब ठीक है, समझ में आया? गार्ड सेल स्टोमाटा क्या है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये स्टोमाटल पोर है, वही छेद जिससे वो पानी और ऑक्सीजन बाहर करता है, समझ में आया? अब देखो क्या कहना चाह रहा है। अब इस डायग्राम को देखो 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 देखो। डायग्राम में तुम जो नॉर्मल एनसीईआरटी में दिया हुआ मैंने हम वही लेवल किए हैं, तुमको थोड़ा डेप्थ में जानना है तो जान लो। जो स्टोमाटा का जो इनर वॉल होता है ना, जो पोर के पास होता है, स्टोमाटल पोर पास जो इनर वॉल होता है वो ठीक होता है। क्या होता है? ठीक होता है। क्या होता है? ठीक होता है। और जो आउटर वॉल होता है ना गार्ड सेल का, वो थिन होता है, क्योंकि ठीक तो तुमको समझ में आ रहा है कि अंदर प्रेशर है वाटर का, तो इसलिए उसको ठीक रहना पड़ेगा, नहीं तो पता चला गाड़ी सेल का फट गया। जब गाड़ी सेल का फट गया तो क्या गार्ड करेगा भाई? इसलिए ये ठीक होता है, समझना है? और बाहर थिन होता है। अब चलो समझ में आ गया? इसका लेबलिंग देख लो। ये हो गया गार्ड सेल, गार्ड सेल के ऊपर ये जो छोटा छोटा दाना है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये इसका न्यूक्लियस, ये स्टोमाटल पोर, और ये जो है दो बीन जैसा ये है गार्ड सेल। ये है ओपन स्टोमाटल पोर, मतलब ओपन में जो स्वेलिंग हुआ वाटर का तबका है, और ये जब स्वेलिंग नहीं है तो गार्ड सेल क्लोज है। अब चलो फटाफट फटाफट मैं तुम्हें दे रहा हूं पूरे के पूरे 2.5 मिनट, कर लो कॉपी। अरे रोके रोके कॉपी करना, अगर तुम नहीं किया रोके कर लो कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक, मैंने पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखने का जरूरत है। एनसीईआरटी पोत रहा है, जहां उसको लिखना चाहिए वहां लिखता नहीं, और जहां नहीं लिखना चाहिए इतना लिखिएगा कि बच्चा मुंह से गाली निकलता है, मगर नहीं देना, यूट्यूब सेंसर कर देगा। चलो फटाफट 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 शुरू करते हैं, भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करें। आओ हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक बड़े यहाँ की घटिया होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडेंट, ना खुद का कमाना है, ना खुद का बनाना है, ना खुद का खाना है, सबसे चोरी करते हैं। आइए हेटेरोट्रॉफिक को क्या समझते हैं। जैसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food with the help of sunlight, water और CO2, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक यहाँ की नीचे इंसान दूसरे का छीन खाएंगे, इसीलिए इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, मतलब दोनों पे। जैसे शर्म आओ, धर्म करो, भगवान के नाम पे शर्म करो, कितने नॉनवेज खाते हो गए, मुर्गा का ससुर आके मारेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, मैं ससुर पे ज्यादा झूठ मारता हूँ, बाकी सब रहने दो, क्योंकि ससुर किसी का बनाएगा, 10वीं में किसका ससुर है भाई, दिमाग लगाओ, चलो ठीक है, मुर्गे का ससुर आके मारेगा, देखो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। अब हेटेरोट्रॉफिक मतलब समझ में आ रहा है कि भाई दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसका 3 टाइप होता है। 3 पहला टाइप है होलोजोइक। हम लोग अमीबा इसका भी हम लोग को पढ़ना है। देखो होलोजोइक में पढ़ना है ना तो 2 लोग का पढ़ना है, डाइजेशन में, अभी इसके बाद आएगा न्यूट्रिशन में डाइजेशन, उसमें 2 पढ़ना है।
ठीक है। पहला क्या पढ़ा मैंने न्यूट्रिशन में तो 5 स्टेप है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, 5 पॉइंट्स है। तो उसको तो लाइन से पढ़ेंगे, तो हम लोग को 2 में पढ़ना है एकदम पूरा लाइन से। एक आएगा अमीबा, अमीबा पे लगाओ भाई इस जो मानचित्र दिखा तुमको इस जीव का, इस पे लगाओ तुम 4 स्टार। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटीचर का चुम्मा फेवरेट आएगा, जरूर आएगा। बॉडी चार्ट में भी आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। एक नाइट सेट में तो बिल्कुल डालेगा ये चोर किस्म का बिल्कुल आएगा। ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम ना आए, ये आएगा, ये चोर जरूर आएगा। और शुरू करते हैं। क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इस पर ये पहुंचेंगे। इसको 4 स्टार लगाओ, इस पे 3 स्टार लगाओ, इस पे 4 स्टार जरूर लगाओ, ठीक है। अब शुरू करते हैं होलोजोई। होलोजोई क्या होता है? होलोजोई में तुम लोग 3 भी पढ़ा, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। समझ में आया? हार्बीवोरस क्या होता है? जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है? जो मांस मछली सिर्फ खाते हैं। और ओमनीवोरस क्या होता है? बीज का, जो दोनों खाता है। समझा? बस क्या इंडिया तो भाई तुमको पता है मारवा खाता है यार। इतना तो 5वीं में पढ़े हुए बच्चे, 5वीं में। ये सब 10वीं में पढ़ाना पड़ रहा है तो शर्म करो, समझे? 5वीं में पढ़ते हो तो होलोजोई वही है, ऐसा कोई नॉर्मल बात नहीं। वही हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और टेक्सटस स्केवेंजर, ठीक है। खत्म करो। एंड देखो हम इस जो लेक्चर में ना कुछ ज्यादा नहीं फालतू खींच रहे हैं कि भाई पढ़ाते ही रहे, एकदम घुसा दिए। हार्बीवोरस क्या होगा उसका 4 डेफिनेशन दे दिए, ये साइंटिस्ट अलग बोला था। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है। और जैसे हम कुछ चीज बीच में बोल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप करो, क्योंकि हमको एग्जाम की तैयारी फटाफट करनी है। बिल्कुल स्किप मत करना भाई, जोक है यार। होलोजोई समझ में आया? अब देखो सेप्रोफाइटिक भाई, स्कैवेंजर के एकदम जो मरा हुआ जीव पे बैठ के खाता है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये इसमें देखो होलोजोई का ना, होलोजोई 5 स्टेप करता है। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का 5 स्टेप है। इंजेक्शन, खाना, डाइजेशन, पचाना, एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन को एसिमिलेट, मतलब जहां पे उस जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया है उससे हम लोग जो भी हम लोग के शरीर पे चोट फोट फलना ढिमकना लगा उसको ठीक करना। और इजेक्शन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो उससे खाना का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना। समझना? तो अब देखो होलोजोई के 5 स्टेप्स करते हैं। खुद खाते हैं, खुद ही पचाते हैं, खुद ही एब्जॉर्ब करते हैं, खुद ही एसिमिलेट करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक डेड एनिमल्स पे बैठते हैं। वो लोग ब्रोक डाउन होते हैं, ठीक है। ब्रोक डाउन तो इंजेक्शन का वो थोड़ा नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंजेक्शन नहीं, और उससे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इंजेक्शन मतलब डाइजेशन का नाम बाहर स्किप रहता है कि वो बाहर एकदम मतलब स्कैटर्ड ही रहता है, डेड रहता है, वो एकदम टूट ही चुका रहता है। तो याद रखना सेप्रोफाइटिक याद रखना ना कि वो बीच का है ना, वो पैरासाइट है ना, वो होलोजोई, देखो बीच का है। यदि और एक बहुत बढ़िया एकदम क्वेश्चन बनता है कि बताओ 4 ऑप्शन दे देगा कि मैंगो ट्री, मशरूम, फला ढिमकना, उसमें 4 में से बताओ सेप्रोफाइटिक है। तो यहाँ पे हम फंगी लिखे, तो ज्यादातर ऑप्शन है ना मशरूम देता है। क्या देता है? मशरूम देता है। फंगी भी देता है, मशरूम भी देता है। कि पूछता है कि फंगी कौन से टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉप्स में, या मशरूम कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करता है। तो तुमको क्या लिखना है? सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब आप पैरासाइटिक, क्या पैरासाइटिक निहायती नल्ली हेटेरोट्रॉप्स में सबसे नल्ला, कोई काम धाम नहीं इसको, बस इसको एक होस्ट चाहिए, बढ़ जाएगा और मस्त जीवन का मजा लेंगे। ना इंजेक्शन करना है ना डाइजेशन करना, सीधे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ऊपर से हगेंगे भी, खुद का खाया नहीं है। अब देखो ये वाला लगाओ, ये इस पे स्टार मत लगाओ, मगर इसको याद बिल्कुल जरूर रखना। बिल्कुल एक ऐसा प्लांट इस धरती पे बोझ जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जिसका नाम है कस्क्यूटा। क्या? कस्क्यूटा, कुछ ही कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। समझ में आया? पूछ दिया कस्क्यूटा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉपिक स्लिप क्या लपड़ पड़ेगा बाबू। क्या करता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स में क्या? हेटेरोट्रॉप्स में पैरासाइटिक। समझ में आया? अब आगे तुमको टीक लिए तो वही जुआ जो होता है मतलब, ठीक है। अब चलो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे अमीबा। ये भाई सेल्यूलर लेवल पे है, ये बड़ा सेल्यूलर लेवल पे है, मगर इन जैसे चोरों के साथ नहीं रहता है। तो मैं खुद जियाऊंगा, खुद पकड़ूंगा, खुद खाऊंगा, खुद एब्जॉर्ब करूंगा, खुद एसिमिलेट करूंगा और खुद निकालूंगा, कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखो जब हम लोग एमीबा, ये 5 स्टेप बना देना भाई। डायग्राम आता है, ये 5 स्टेप बनाना है। पहले क्या बनाना है? ऐसे हाथ बना देना है, वो हाथ बना देना जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। वो जो उसका हाथ, लेग ना वो हाथ है ना लेग है, वो एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो खाना पकड़ता है, ठीक है। उसको कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। देखो यहाँ फूड पार्टिकल है ना, फूड पार्टिकल, ठीक है। फूड पार्टिकल को वो खाया, ठीक है। उसको खाया तो इसको क्या कहें? इंजेक्शन। अब देखो, अब जैसे इसको खाया तो उसके अपने अमीबा अपने बॉडी में उसके लिए फूड वैक्यूल बना दिया। क्या बना दिया? फूड वैक्यूल। तो उस फूड वैक्यूल उस पर क्या करेगा? डाइजेशन। अब उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया तो फूड वैक्यूल फट गया, ठीक है। फट गया तो वहां पे ना कंसंट्रेट हो गया, तो वहां पे जितना भी न्यूट्रिशन था ना उसको ये कर लिया एब्जॉर्ब, चूस लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और फिर एब्जॉर्ब के बाद वो जितना माल भाल किया था उसको ठीक कर रहे हैं और बाकी सारे ऑर्गेनिलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सब बनाने के लिए उसको डिवाइड भी तो करना है भाई, डिवाइड भी तो करना है, मतलब जॉब भी तो बढ़ाना है भाई।
तो उसी में वो लगा दिया, उसको कहते हैं एसिमिलेशन, समझ में आया? और फिर जो बचा मेरे को वो सुबह ये भी अपना जब टाइम मिले, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कोड हो गया है। अच्छा, अब हम लोग पूरा एक रैपिड रिवीजन लेते हैं। क्या रैपिड रिवीजन? न्यूट्रिशन, दो टॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये है फॉर्मूला, मतलब रिएक्शन 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 प्लस 6O2। अब उसका स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड सेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये भी रिएक्शन समझा है, बिल्कुल समझा है। अब देखो यहां पे स्टोमाटा क्या होता है? गार्ड सेल में पानी भरता है, स्वेलिंग होता है, गार्ड सेल खुलता है, क्या होता है? दो स्टेप होता है, क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ये पॉइंट लिख के आना है। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमाटा? ये लिख के आना है, ये लिख के आना है। लिखना बहुत जरूरी है जीवन में, नीट नहीं है ये, एबीसीडी मार के आना है, लिख के आना है। मार्क्स नहीं कटवाना है, नहीं कटवाना है। आ फट ये हो गया। फिर ये जब उससे वाटर ट्रांसपिरेशन के द्वारा निकल गया तो ये हो गया क्लोज हो गया। तो अब पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक्स। हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या है? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक का पढ़े ये हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर, ठीक है। इसमें आता है अमीबा और हम लोग ह्यूमन बीइंग, दो इंपॉर्टेंट है। इस पर डायग्राम वाइग्राम फलना ढिमकना और डिस्क्राइब होता है, आगे इसको कंप्लीट करेंगे। ये सैप्रोफाइटिक नॉर्मल डेड बॉडी पे चढ़ के ना न्यूट्रिशन को लेता है, जिसको हम लोग फंगीज कहते हैं डेड पे। तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल मशरूम। कहता है पैरासाइटिक होता है ना, पैरासाइटिक को एक होस्ट ढूंढता है, जीता जाता। ये लोग डेड ढूंढता है, ये जीता जाता ढूंढता है, तो जीता जाता खड़ा रहेंगे, ये जीता जाता होस्ट ढूंढता है और उसी से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखो, अब आता है एमीबा। एमीबा का सुडोपोडिया से फूड को खाया, जो कहता है इंजेक्शन, फूड वैक्यूल बनाया, उसमें किया डाइजेशन, वही फूड वैक्यूल फटा और फिर सारा न्यूट्रिशन हुआ, इधर उधर फैल गया, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करके वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया, आगे सेल डिवीजन करने के लिए, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद वो किया अपने बल में निकाला, इसको कहते हैं इजेशन, ठीक है। ये हो गई स्लाइड खत्म। और आज हम अभी आपको 5 मिनट मुझे देना, ये 5 मिनट जब तुमको स्किप करना कर सकते हो, मगर आज तुम्हारा एक बहुत बड़ा एकदम माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक मिथ बहुत बड़ा खत्म करने वाले हैं। कि पढ़े सुने हो कि 5 क्लास में पढ़ाया जाता था, 5 4 में ऐसे पढ़ाया जाता था कि जो प्लांट है, प्लांट हमारा जो प्लांट है वो सुबह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब क्या सुबह में प्लांट पागल हो जाता है और रात में उसको लगता है कि ये बच्चे कच्चे बादाम पे वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये बच्चे रील देख रहे हैं, इनके लिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, करो ग्लोबल वार्मिंग, पिघलने तो ग्लेशियर, मरेंगे, क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुबह से रात तक वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। आप देखो कैसे वो सुबह क्या किया, वो नॉर्मल अपना सांस ले रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये खेल है ना, ये फोटोसिंथेसिस पे खेल रहा है। देखो जब ये खेल हो रहा था ना, खेला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है 6O2, बहुत अमाउंट है। यहाँ पे सिर्फ एक सेल का बात कर रहे हैं, एक लीफ का सेल का बात कर रहे हैं, उसमें हो रहा है। उसमें ये 6 एटम्स, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 6CO2 जा रहा है और यहाँ 6O2 आ रहा है। तो देखो समझो, जैसे वो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब देखो वो क्यों छोड़ेगा जब उसको वहां पे जरूरत ही है? वो क्यों छोड़ेगा जब उसको यहाँ पे जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ता है, वो अपने पास ही रखता है, फिर वो करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब देखो हमें ग्लास ले, उसमें आधा पानी भरे और एक सिप ले, फिर आधा पानी भरे, फिर एक सिप ले, फिर आधा पानी भरे, तो इस हिसाब से तो ग्लास ओवरफ्लो के गिरने लगेगा ना। तो गिरने लगेगा मतलब जो ओवरफ्लो हुआ वो पानी बाहर आ जाएगा। तो वैसे वही ऑक्सीजन के साथ यहाँ होता है। तो ऑक्सीजन ना ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो लोग एक्सचेंज करने लगते, मतलब स्टोमाटा जैसे ही खुलता है तो ऑक्सीजन बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ऑक्सीजन वो छोड़ रहा है उतना उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो बाहर से ले रहा है और इसको बाहर दे रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए, और रात में नहीं होता लाइट, तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, लाइट होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस कहां होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो रात में वो रील देख लेता है कि इसलिए मैं बचा रहा हूँ, इसलिए मैं ग्लोबल वार्मिंग कम कर रहा हूँ, मरने दो, ग्लेशियर पिघलने दो, 2-3 डूबेगी आइलैंड, तो नहीं बुझाएगा कि नहीं करना है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा होगा। समझ में आया? ये बहुत बड़ा मिथ था जो आज हो गया क्लियर। हाँ, और एक और टॉपिक जो है जो हम उसमें पढ़ेंगे वो होता है ना कि पूछा जाता है कि डेजर्ट में जो भी हम पढ़ा है, स्टोमाटा खुलता है, तो देखो डेजर्ट का प्लांट के पास तो पहले ही वाटर का कमी है, भाई लोग तो पहले ही पानी से गरीब है, तो वो लोग कैसे जिंदा है? तो देखो डेजर्ट प्लांट का जो लीफ होता है ना, कैक्टस का लीफ एकदम मोटा होता है, तो वो लोग क्या करता है ना कि सुबह है ना, वहां पे एक रेगिस्तान का बहुत अजीब सा आदत है कि जितना वो सुबह में गर्म रहता है ना, उतना ही रात में बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है सुबह में ना वो लोग ना हाई इंटेंस हीट को ना लीफ में कैप्चर कर लेता है, अपना लीफ में कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही रात होता है ना वैसे ही अपना स्टोमाटा खुलेगा, क्योंकि चारों ठंडा है तो पानी उड़ेगा ही नहीं, तो वो लोग एकदम प्रॉपर CO2 और O2 को एक्सचेंज करेगा और
करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या, ह्यूमन में इंजेक्शन डाइजेशन, मैंने ऐसे एकदम एकदम बड़ा सा डोमिनोज का पिज्जा है, डोमिनोज का एकदम खाए, उसको चबाए, उसको ओसोफेगस में गया, एकदम यहाँ से गया स्टमक में, स्टमक से फिर हम लोग बाकी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा, उसमें पूरा डाइजेशन, उसमें पूरा बताया जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में क्या है। फिर वो जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग का खत्म होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोले बच्चों, न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, और ये चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब चलिए हम लोग आ गए ह्यूमन डाइजेशन में, मजा आएगा एकदम हाई बनाए रखना नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आ गए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या है, पूरा मतलब वही प्रोसेस जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है। जो हम लोग अभी अमीबा में पढ़े ना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, बस यही पांचों स्टेप ही से होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों लिखना है, मेहनत नहीं करना है, एक बार लिख लिए तो एक बार नहीं भरना है फालतू। अब हम लोग शुरू करेंगे सीधे, ठीक है। तब हम पढ़ेंगे ना कि ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है ना वो दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन जो हम लोग पूरा प्रोसेस है वो दो भाग में बटा हुआ है, मतलब दो तरफ से बटा हुआ है। एक को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, और एक को कहते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स या ऑर्गन्स। ग्लैंड्स ही मानिए क्योंकि उसमें सारा ग्लैंड्स और ऑर्गन्स ही होता है, जो मानना मानिए। तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल मतलब मुंह से लेके एनस तक, मतलब जहां जहां खाना जिस जिस तरह से एकदम डोलते डोलते पहुंचेगा उसको कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल का पहला भाग जो हम लोग खाए डोमिनोज का पिज्जा, कुछ ही डोमिनोज का पिज्जा एकदम गया मुंह में। अब ठीक है, पहले मुंह में गया तो मुंह में हम उसको चबाए, क्या किए, चबाए 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 उसको, चबाए उसको एकदम अनइवन पीस में किया, चबाए चबाए। फिर क्या होता है, माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ के बकल कैविटी जो भी हो कहते हैं, ठीक है। देखो माउथ के ऊपर का मतलब ये जो मेरा मतलब मानिए मेरा माउथ है, ठीक है। तो इधर इधर मेरा माथा से इधर जुड़ा हुआ है एक ग्लैंड जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो एसोसिएट ऑर्गन्स और ग्लैंड को पढ़ेंगे तो वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स आएगा, अभी इसको देख लें। सलाइवरी ग्लैंड्स जो करें, जो सलाइवरी ग्लैंड्स करें वो क्या करें, सिक्रीट करे सलाइवा, कुछ सलाइवा, गुड, ठीक है। जब सलाइवा सिक्रीट करता है तो क्या करता है, इट कंटेन्स एंजाइम्स, क्या नाम है, सलाइवरी एंजाइम, ठीक है। क्या करे, सलाइवरी एंजाइम, कुछ सलाइवरी एंजाइम करता है, ठीक है। सलाइवरी एंजाइम कंटेन करता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू शुगर। देखो ये है मान लो कॉम्प्लेक्स एकदम स्टार्च है जिसको कहा जाता है साइंटिफिकली माल्टोज, कुछ ही माल्टोज, उसको एकदम तोड़ देता है उसको छोटा छोटा पीस, ठीक है, शुगर में, कुछ में शुगर, तो स्टार्च इनटू शुगर, समझ में आया, ये बुझा गया, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे शुगर मैंने स्टार्च शुगर में टूट गया, किसकी हेल्प से, सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। ये जो सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा निकला उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज, कुछ ही सलाइवरी अमाइलेज जो है सलाइवा, उसके अंदर जो एंजाइम हो गए, कुछ ही वो एंजाइम हो, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब आते हैं, अब खाना चिबा लिए, अब उसको देखो एक और टंग होता है, टंग ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इतना समझ लो कि टंग जो होता है ना, टंग का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो खाना को सलाइवा से मिलाता है, ठीक है, खाना फूड को सलाइवा से मिक्स करता है, ठीक है। मस्कुलर टंग जो होता है फूड को, मतलब फूड को जो सलाइवा से वो मिक्स करता है, ठीक है। प्रॉपर कोई जरूरत नहीं है, यदि लिखना है तुम बोल दिया है कि टंग का क्या काम है, उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, तो तुम लिख लो, ठीक है। अब आता है ओसोफेगस, ओसोफेगस उस फूड पाइप, कुछ ही फूड पाइप, नॉर्मल जो फूड पाइप है ये फूड पाइप, ठीक है। अब देखो इसका ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स माउथ एंड स्टोमक, ये माउथ से लेकर स्टमक तक ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कौन करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको ये स्पेलिंग है इसका, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ये मूवमेंट होता है ना, ये कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है, ये होता है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे खाना निकल जाता है ना तो ऐसे फूल जाता है और फिर ऊपर बन नीचे बन, ऐसे खाना उतरता है आराम से इसी मूवमेंट के साथ, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओसोफेगस कौन सा टाइप का मूवमेंट करता है, तो ये वाला मूवमेंट करता है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे ओसोफेगस और माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, कुछ करता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल यही करता है, समझना। अब हम कुछ करेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टोमक, ये है मेन थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा अब होता है यहाँ से थोड़ा मेन दिमाग लगाने वाला, मतलब यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बायो है थोड़ा रटना, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा पीसीबी स्टूडेंट रटना पड़े मगर 10वीं में रटना पड़े, ठीक है, एकदम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 गो नाम है जिसमें से एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसको याद नहीं रहता है, ये तुमको 9वीं में याद हो गया होगा। एक वो याद म्यूकस किसको याद नहीं भाई, म्यूकस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और एक आता है पेप्सिन, बस एक नया नाम बस, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। हम लोग का जो स्टमक है ना, स्टमक एक जे शेप मस्कुलर बैग, कुछ जे शेप मस्कुलर बैग, ठीक है, सुनना। इट सिक्रीट्स क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस, याद रखना,
देखो दो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लीवर और पेनक्रियास, ठीक है। तो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, कुछ बाइल जूस सीक्रेट करता है, और पेनक्रियास कहता है पेनक्रियाटिक जूस, और जो हम लोग स्टोमक है वो क्या कहता है गैस्ट्रिक जूस। तीनों जूस अलग अलग है, लीवर बाइल जूस, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस, जो अभी हम एसोसिएट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स में पढ़ेंगे वो, क्योंकि मेन जो है ना लीवर और सलाइवरी ग्लैंड और ये हम लोग का आगे और ऑर्गन है वो ना प्रॉपर ऐसे उससे खाना पास नहीं होता है, बस वो डाइजेशन में हेल्प करे, कुछ करे डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है। तो क्या करता है ये एक्सीएल, कुछ HCl, ये पहले एकदम ध्यान से याद रखना, यदि पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस, कुछ गैस्ट्रिक जूस कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है, तो क्या लिखना है स्टोमक, कुछ स्टोमक, ठीक है। अब आ जाओ, अब गैस्ट्रिक जूस का 3 कंपोनेंट होता है, क्या होता है 3 कंपोनेंट। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, कुछ पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन सिक्रीट करता है, और दूसरा करता है तीसरा तो म्यूकस सिक्रीट करता है, जो ना म्यूकस एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रॉपर स्टोमक में ना सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस के साथ ही होता है, जो स्टोमक के चारों वॉल बनाती है। ऑफ कोर्स हम लोग HCl तो लोहा पिघला देता भाई, तो फिर हम लोग का पेट तो मसल से बना हुआ है, तो वही HCl को पेट को पिघलाने से रोकता है कौन, म्यूकस। कौन म्यूकस हमारा भाई म्यूकस, हमें बचाना है कौन, हमारा भाई म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइन ऑफ द स्टमक, मतलब समझो जो हमारा इनर लाइन है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन होता है ना वो प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े प्रोटीन को तोड़ के बड़ा प्रोटीन का जो पार्टिकल है उसको छोटा मतलब पूरा एकदम नहीं डाइजेस्ट कर देता है, मतलब तभी छोटा ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है, ठीक है। क्या करता है तोड़ता है, फिर उसके बाद अभी इसको कहता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से जो निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस जो एक एसोसिएट ऑर्गन है वो भी तोड़ेगा, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी तोड़ेगा, मतलब ये भी टूटेगा, मतलब इसको तोड़ने का भी बहुत लोग है। तो मतलब ये समझो कि पूरा डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरीके से तोड़ देता है। अब देखो मेन जो है ना ये समझ में, अब देखो HCl का 2 काम है, ठीक है, HCl का 2 काम है। पेप्सिन जो बोला ना कि पेप्सिन बोले कि हम काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, मगर हमको चाहिए एसिडिक मीडियम। तो बोलता है ना कि ये जो गैस मशीन करेगा काम, मगर इसको चाहिए एसी वाला, पंखा वाला में नहीं चलेगा गैस वाला मशीन, तो बस यही है, इसको चाहिए एसिडिक मीडियम। क्या चाहिए, पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम अपना काम करने के लिए, कुछ अपना काम करने के लिए। तो इसीलिए HCl सीक्रेट होता है। HCl का 2 काम है, पहली बात तो ये देखो क्रिएट एसिडिक मीडियम, हेल्प टू पेप्सिन एक्शन, मतलब पेप्सिन को एक्शन लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो और इसका एक काम होता है ना, ये ना जितना भी HCl होता है ना वो जर्म्स को किल करता है। क्या करता है, लिख लो, ये करता है किल करता है। क्या करता है, जर्म्स को किल करता है, तो ना किल करता है। पहली बात जो खाना है वो तो माउथ में, अभी सिर्फ माउथ में जो था स्टार्च और शुगर टूटा, यहाँ पे कोई ऐसा किल मिलने वाला जितना भी बैड बैक्टीरिया था वो आता है स्टोमक में ना, फिर वहां पे जो भी बैड बैक्टीरिया, फला बैक्टीरिया, झिमकाना बैक्टीरिया वो टूटता है, ठीक है, मैंने सब मरता है, ठीक है। तो ये है अभी। अब फिर हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अभी हम लोग एसोसिएट ऑर्गन को साइड रख रहे, तो अभी तो इसके बाद स्टोमक, और स्टोमक के बाद आता है यही एलिमेंट्री कैनाल के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आता है 2 एसोसिएट ग्लैंड्स। क्या है एसोसिएट ग्लैंड्स, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पेनक्रियास। लीवर करता है बाइल जूस सीक्रेट और पेनक्रियास करता है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट। तो अब हम लोग उसको अभी इस लाइन में नहीं पढ़ेंगे, अभी इसके बाद हम लोग शायद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा कवर, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एसोसिएट ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और ये हम आ चुके हैं एक और नए स्लाइड के साथ। देखिए आपको कुछ बताना चाहते हैं कि देखिए जो भी हम लोग 2 स्लाइड पढ़े, मतलब मेन इससे पहले वाला स्लाइड जो इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा, जो ये पॉइंट पढ़े, तो देखिए अभी जो हम लोग 5, देखो इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहे, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम में आएगा, फालतू में ये डेफिनेशन पोते हैं जा रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है, देखो हम लोग अमीबा में पढ़े क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इंजेशन और इजेशन, आई और ई का डिफरेंस है, ठीक है। अब समझो, तो देखो हम लोग पहले इंजेशन पढ़े, मतलब मुंह में चबाए, बस चबाए, दांत से चबाए ना, तो उसको कहते हैं इंजेशन, ठीक है। और डाइजेशन कहां से शुरू हुआ, जब सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवा मतलब शुगर, स्टार्च को शुगर में तोड़ा, तभी से डाइजेशन शुरू हो गया। तो ऐसा हम कोई ऐसे ये एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटिव ऑर्गन ऐसा अलग अलग नहीं करेंगे, मतलब ऐसा जानना है तो जान लो। एसोसिएटिव जो ऑर्गन्स होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ठीक है, ये सब एसोसिएटिव ऑर्गन्स होता है। यदि जानना है, इंपॉर्टेंट है तो जान लो, ऐसे कोई अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको सीधा डाइजेशन में ही जोड़ो, वो माउथ पास ही प्रेजेंट रहता है, तो उसको माउथ ही में लिखो, जो पहला टॉपिक में आ गया। अब देखो यहाँ पे लीवर और पेनक्रियास को स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखा है, क्योंकि जैसे ही स्टमक खत्म होता है ना, फिर वहां से एक वापस वहीं से जहां खत्म होता है स्टमक, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो जो लीवर और पेनक्रियास है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख के आते हैं, आराम से लिख। चलो पढ़ते हैं। हेलो, फिर से शुरू करते हैं, आ जाओ वाला स्लाइड। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बस नाम में ही स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन का कितना है 7 मीटर, मैंने 7 मीटर भी मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम जैसा ह्यूमन बॉडी पे बॉडी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होगा, 7 मीटर ही मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है,
ये फर्स्ट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। जितना ये जो भी हम कर्म कांड लिखे हैं ना, इस कर्म कांड करने के बाद ना अभी हम अगला स्लाइड पे लिखवाएंगे कि ये इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं विली। उससे ये पहला एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब शरीर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। जिससे हम लोग का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है। चलो 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 शुरू करते हैं। तो अब देखो, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इधर नीचे से है, तो अभी हम लोग पहले लीवर को पढ़ लेते हैं। कोची लीवर को पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ गए कि 7 मीटर, मतलब 7 मीटर मैक्सिमम होता है, उससे कम कितना भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का पहला साइट है, पहला एब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू होता है। आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ लीवर। लीवर क्या है? लीवर आप देखो, लीवर जो है ना, लीवर एक तरह से 2 गुंडा बैठा हुआ है तो मदद करता क्या, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। कुछ बाइल जूस। तो बाइल जूस तो अभी हम पढ़ाए थे, बाइल जूस पढ़ाए थे, तो अभी बताते बाइल जूस क्या। तो बाइल जूस क्या करता है ना, बाइल जूस करता है खाना को एल्कलाइन करता है। आप पूछोगे अभी तो एसिडिक था HCl के चलते, ठीक है, अब वो एल्कलाइन क्यों किया? अब अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये फूड को एल्कलाइन क्यों किया। मेक फूड एल्कलाइन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओह क्या टर्म है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट में मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अभी पढ़ा थे ऊपर, बस नाम थोड़ा एडवांस कर दिया है। बात वही है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। समझ में आ गया, इमल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है। अब आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो हुए थोड़ा इंपॉर्टेंट हुए। ये पेनक्रियाज में होता है 3 का। एक नाम तो बहुत आसान है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, तो नाम ही में नाम रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन 2 ये आता है। पहला, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पहले बाइल जूस है, बाइल जूस इट मेक्स फूड एल्कलाइन। ये वाला टर्म को याद रखना है। बाइल जूस क्या करता है? फूड को एल्कलाइन करता है। क्या करता है? एल्कलाइन 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 याद रखना। अभी क्या है फूड, पहले जो स्टमक में था वो एसिडिक था, अब जब स्टमक से बाहर आ गया वो क्या है? एल्कलाइन। क्योंकि अब देखो, इसका 2 कारण है। एक तो ये पेनक्रियाज से कुछ जुड़ा हुआ पेनक्रियाटिक जूस है, और दूसरा ना कि म्यूकस का जो लेयर है वो स्टमक तक ही है, मतलब स्टमक के हल्का बाहर तक है, जहां तक लीवर कनेक्टेड है। उसके बाद आता है लीवर। लीवर आ जाता है तो लीवर सीक्रेट कर देता है बाइल जूस। तो बाइल जूस तो फूड एल्कलाइन हो गया, तो जिससे आप बोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए म्यूकस का लेयर थोड़ा दूर तक उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज क्या है सीक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। कुछ पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया तो उसमें आता है 3, मतलब उसका 3 पार्ट होता है, उसमें 3 भाग होता है। उसका होता है, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? अभी हम लोग पढ़े ना कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन वो बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा छोटा किया, तो ये छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल था ना, इसको और छोटा छोटा कर देगा, ठीक है, और छोटा छोटा कर देगा। ठीक है, ट्रिप्सिन ये क्या। अब फिर आता है लाइपेज। लाइपेज दूसरा इसका एक और एंजाइम है, लाइपेज। पहला है ट्रिप्सिन जो बड़ा, जो छोटा मॉलिक्यूल को और छोटा कर दिया। अब लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? अब यहां पे हम लोग पढ़े ना कि बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा छोटा में तोड़ दिया ना। अब ये क्या करता है? ये छोटा छोटा को और छोटा छोटा में तोड़ देता है। समझ में आ गया? अब देखो, अब एमाइल और ये समझ में आ गया कि अब ये दो, जैसे ये अभी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया बाइल जूस, अब यहाँ पे लाइपेज भी और उसका इमल्सिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब आता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। कुछ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पहला क्या हो गया? ट्रिप्सिन, दूसरा क्या है? लाइपेज, और तीसरा क्या है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, वही स्टार्च शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया? अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, इसका भी मॉलिक्यूल अभी टूट रहा है। ऊपर से देखो, अभी वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया, अब यहाँ पे और सिंपल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है कि इसको ज्यादातर नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पैंक्रियास से खत्म किया जाता है, मगर जानकारी लेने खराब नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम आ गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो अपना सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या? इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, वो जाके प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है। अब ये प्रोटीन जो था, प्रोटीन अब अमीनो एसिड बन गया। अब ये एब्जॉर्ब करने के लिए हो गया। इसको इतना तोड़ा गया। जैसे हम लोग खाना कैसे रोटी डालते गलत नहीं होता, उसको चबाते उसको तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको अंदर निकालते। तो वैसे ही प्रोटीन को तोड़ के इतना कर दिया गया कि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो वो अमीनो एसिड में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया गया, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ दिया गया, और ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आप समझ में आ गए? एकदम फटाफट क्विक रिवीजन कैसे हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मैक्सिमम होता है, उससे कम कितना मिल सकता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हम अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर खत्म। फिर उसके बाद हम लोग का जो शायद से न्यूट्रिशन था ना, न्यूट्रिशन हम लोग का एंड हो जाएगा। न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाके फटाफट एनसीईआरटी खोलेंगे ना, प्रॉपर एनसीईआरटी खोलेंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे, क्या देखेंगे? आप देखेंगे उसका डायग्राम, आप देखेंगे, मैंने एक बार आप देख लेंगे, लेबलिंग जो है प्रॉपर वो हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायग्राम बनाएंगे तो फालतू, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी में भी डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसको। फिर आप देखिए, अब आ गए यहाँ पर ये कि फर्स्ट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अब देखिए, अब लीवर क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? मेक फूड एल्कलाइन एंड
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब देखो यहां पे एक काम बताएं, फूड एल्कलाइन जो होता है कि वहां पे वो म्यूकस का लेयर नहीं होता, और दूसरा जो होगा ना, क्यों दूसरा क्यों हुए इंपॉर्टेंट जो हमारा ट्रिप्सिन भैया है ना, ट्रिप्सिन भैया ये बोलता है ना कि हमारा एल्कलाइन मीडियम में, हमको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, जल गया ससुर। बोले कि अब हम इसको क्या, इसको एसी मिला है तो हमको हेलीकॉप्टर के पंखा चाहिए, हमको अब एसी नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर से हम हवा लेंगे, तो इसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम, तो इसको ले उसको एल्कलाइन किया जाता है। क्या एल्कलाइन किया जाता है? ट्रिप्सिन किसमें प्रोटीन तोड़ता है? एल्कलाइन मीडियम में। पेप्सिन किसमें तोड़ता है? एसिडिक मीडियम में। याद रख, क्या कह रहा है? याद रखना, बिल्कुल याद रखना, एकदम कोई नानू को नहीं करना है, एकदम प्रॉपर्ली याद रखना है। ट्रिप्सिन किसमें तोड़े? एल्कलाइन मीडियम में तोड़े। पेप्सिन किसमें तोड़े? एसिडिक मीडियम में तोड़े। फिर समझना है पेप्सिन का, यहाँ पे ट्रिप्सिन का एक और काम है कि ये एल्कलाइन मीडियम में ही प्रोटीन तोड़ता है, एल्कलाइन मीडियम में ही प्रोटीन तोड़ता है। तो देखो ट्रिप्सिन, फिर उसके बाद लाइपेज फैट तोड़ता है, फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, फिर इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ के डाइजेस्ट करता है। अब उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एसिमिलेशन एनसीईआरटी में भी नहीं दिया। मगर हम एक बीच का स्टेप बता दें कि कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि एसिमिलेशन क्या होता है, तो एसिमिलेशन बताया जाता है कि जब हम लोग कोई फूड पार्टिकल माने जो भी न्यूट्रिशन जो भी है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जितना भी हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं, इससे हम लोग का जो सेल में जाके काम होगा, ठीक है। तो उसी को मतलब समझ गया ना, एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद उस शरीर में बढ़ जाएगा, फिर शरीर अपना रिपेयर जो भी हो प्रॉपर करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन। हमारा डाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल एंड हो चुका है, एकदम प्रॉपर्ली एंड हो चुका है। अब हमने यहाँ से डाइजेशन यहाँ हुआ है खत्म। अब इसके आगे पार्ट से शुरू होगा ऑब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, जय श्री राम, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद होगा जो बचा स्टूल वो जाएगा तुम्हारा रेक्टम से एनस से इंडियन या वेस्टर्न, तो आ गए हैं एकदम और तड़कते भड़कते एकदम फटाफट तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्या आ गया है इसमें? नेक्स्ट स्लाइड पे अब आ गया हमारा छोटा नन्ना मुन्ना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। अब क्या आ गया? अब्जॉर्प्शन पार्ट। जब हम लोग का जो डाइजेशन पार्ट था वो हम लोग का पिछला स्लाइड तक खत्म हो गया। अब ये कौन सा स्लाइड आ गया? एब्जॉर्प्शन पार्ट। ये लास्ट एब्जॉर्प्शन पार्ट। और एसिमुलेशन तो नहीं पढ़ना है, इसमें प्रॉपर नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। और अब इसके बाद होगा सीधे यहाँ पे एक्सक्रीशन एनएस। ठीक है, यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको पढ़ लो। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है विलाई, विलाई स्पेलिंग होता है, ठीक है। विलाई जो बोल रहा है बोलो, ठीक है। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ ऐसा होता है, हाँ कुछ ऐसा होता है। और इसमें से ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है। तो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू इनर वॉल ऑफ द सरफेस प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखना, व्हाट इज मैंने डिफाइन विलाई। तो विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। they increase the surface area of absorption। देखो इंक्रीज कैसे करता है? एक मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक और पॉइंट है, ठीक है। दो पॉइंट माने दोनों लाइन का डिफरेंस सेम है। एक देखो, एक है ये सरफेस लाइन और एक है ये सरफेस। तो किसका सरफेस बड़ा? ऑफ कोर्स इसका सरफेस बड़ा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे करके ना पूरा एक लंबा सा सरफेस को कंप्रेस करके हटा दिया गया। तो इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे से बना रहता है इसलिए, ठीक है। दे आर रिच इन ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स, जो भी हो, ब्लड सेल्स में बहुत रिच होता है, जिससे ये एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब यही लोग खींचता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हम लोग का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो क्या हेल्प करता है? वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। मेन जो हम लोग का एब्जॉर्प्शन है वो ये ब्लड सेल्स करते हैं। अब देखो हम लोग जब शायद से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ, माने कैसे कि हाई डिफरेंस और लो डिफरेंस में जैसे नहीं पढ़े हम लोग की जो हम लोग का एल्टीट्यूड में एयर है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में जाता है, कि जो
वैक्यूम में हाई डिफरेंस और लो डिफरेंस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो तुम लोग पढ़ा होगा नॉर्मल ऑस्मोसिस टाइप, तो वैसे ही आगे चल के है। तो इसमें भी विली में भी पढ़ना है कि जैसे ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड वेसल्स है, जैसे ये है, ये विली है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो ये पूरा प्रॉपर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। अब देखो ब्लड वेसल्स है ना, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाई डिफरेंस से लो डिफरेंस जाता है, मतलब जहां पे ज्यादा होता है वहां से ज्यादा से कम आता है, ज्यादा से कम आता है डिफ्यूजन में, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम प्रॉपर अब एकदम नया नया टूट क्या है, एकदम अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज एकदम टूट क्या है, और यहाँ पे एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हाई एकदम पूरा है और यहाँ लो है, तो फिर ये लोग डिफ्यूजन के हेल्प से इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बस समझ में आया, ऐसे ही हेल्प से लोग तोड़ दे मैंने एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दूसरा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तब से वाटर का कहीं काम नहीं हुआ है, वाटर भी चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, बेचारा के अंदर तोड़े ही जा रहा है सब, कभी प्रोटीन तोड़ रहा है, कभी फैट तोड़ रहा है, कभी कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जा रहा है, तोड़ा पड़ चल रहा है, वाटर को कोई काम नहीं था। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्रिपेयर करता है वेस्ट को एक्सक्रीट होने के लिए, फिर वो जाता है एनस में, एनस में होता है रिमूवल, 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 रिमूवल। तो इसी के साथ हम लोग का हो गया है पूरा न्यूट्रिशन खत्म, कुछ खत्म एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम धूमधाम पड़ाका भड़ाका एकदम पड़ाका तरीके से एकदम प्रॉपर खत्म हो चुका है न्यूट्रिशन इस लेक्चर। तो हमारा न्यूट्रिशन जो था वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग अगला जो चैप्टर होगा, तो हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नहीं टॉपिक, जिसको करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। तो जी रेस्पिरेशन। तो थैंक यू मेरे इस चैनल पे आने के लिए। मैं आपका बी ब्रो और हम आ सकते हैं, मुझे ढूंढ सकते हैं बायोबाजी चैनल पे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि अपने दोस्त जो बेचारे जेवी करते हैं और नहीं ध्यान देते हैं बायो पे, तो उनकी मदद हो जाए। दोस्तों के साथ बने रहे गाइस। और ये आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉपर दिए नहीं थे, नोट कर लिए फटाफट 1 2 3 नोट। ओके चलो थैंक यू और प्लीज इस चैनल पर बने रहिए। आपका मैं बी ब्रो शांत प्रकाश। हेलो 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 मेरे प्यारे वॉरियर्स, बायो वॉरियर्स तो जंगल आते हैं, मेरे बायो वॉरियर्स बायो की जंगल, और मेरे बायो वॉरियर्स आ चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2। तो आप यहाँ आ चुके हैं तो मतलब आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा मेरा, जो पूरे न्यूट्रिशन टॉपिक पे बेस्ड है। कुछ 46 मिनट का लेक्चर है, उसको एकदम फटाफट देखिएगा, एकदम आपको एकदम न्यूट्रिशन टॉपिक को समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप इसका जो हम फ्लो चार्ट जैसा बनाए हैं और जहाँ जहाँ पॉइंट्स लिखवाएं उसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस हिसाब से लिखवाएं वैसे वैसे कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम लोग आते हैं आज के लेक्चर 2 पे। इस पे लेक्चर 2 पे हमारा जो हम लोग का लेक्चर 2 है, जो बेस्ड है रेस्पिरेशन टॉपिक पे, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका जो रेस्पिरेशन टॉपिक है उस पे बेस्ड है, ठीक है। आज हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे बायो वॉरियर्स आज तुम अपने बी ब्रो से सीखोगे रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक ही बात है, नहीं बिल्कुल एक बात नहीं है, झूठे। मगर 11th की जो एनसीईआरटी है वो लिखती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कह सकते हैं, मगर हम नहीं कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? तो हमारे पास एक वैलिड रीजन है। चलो फटाफट पहले ब्रीदिंग देखेंगे, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन देखेंगे और उसको समझेंगे क्यों हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक शब्द नहीं है, मतलब ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब एक्सचेंज ऑफ एयर, बस सांस लेना और सांस छोड़ना ही ब्रीदिंग होता है। तो ना है इनहेलेशन, मतलब जो लोग इनहेल करते हैं, और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसी को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी, रिलीजिंग एयर आउटसाइड द बॉडी, इसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जिसमें हम लोग एक्सचेंज किसका होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एरोबिक एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके बाद ह्यूमन स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे ब्रीदिंग फिर रेस्पिरेशन होता है। अब देखो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन हम लोग ब्रीदिंग ही कहेंगे। आ जाओ अब फटाफट देखो, ब्रीदिंग समझ में आया, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये है ब्रीदिंग। मगर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लिए, वो अभी हम जो अभी हम टर्म बोलेंगे ना, उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, मतलब ध्यान देना है, मगर वो आगे चल के तुमको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फटाक से ध्यान दो क्या करेंगे। सांस लिए,
सांस लिए सांस लिए सांस लिए, ट्रेकिया के अंदर से गया, फिर वो क्या हो गया लंग्स में, लंग्स में क्या मिला ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद एल्वियोली, एल्वियोली सैक्स के बाद एल्वियोली बने, एल्वियोली के ही गुच्छा को एल्वियोली सैक्स कहते हैं। फिर एल्वियोली गया, एल्वियोली में हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन गया अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर ब्लड वेसल से, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको पूरा हम डायग्राम बता के समझाएंगे एल्वियोली का कैसे एक्सचेंज होता है। सेम 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 कल जो वीडियो ना रखना, जो मेरा जब तुमने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जाकर फटाक से देखो और समझना कि उस समय जो हम वीडियो में पढ़ाया था ना कि डिफ्यूजन के हेल्थ, जैसे वाटर मैंने ब्लड में ये न्यूट्रिशन कम है और ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के हेल्प से तो ना एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, वैसे ठीक है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ ना, फिर वही ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ना सेल्स को देता है, सेल्स ग्लूकोज तोड़ के ना एनर्जी बनाता है। इसी जो प्रोसेस को एटीपी जब फॉर्म होता है ना, तो इस होल प्रोसेस को मैंने इनहेलेशन से लेके ऑक्सीजन पाने तक, सेल तक पहुंचाने तक, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहा है रेस्पिरेशन, कुछ ही रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो चारों जो टॉपिक है ना, जहाँ चारों हम पढ़ा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो अब देखो समझो, पहला न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को सेल में लाया गया तो उसके साथ क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 के साथ रिएक्शन, ग्लूकोज कहाँ से मिला था, ग्लूकोज कहाँ से मिला था, हाँ बिली से, कल डाइजेशन में पढ़े थे कि बिली अब्सॉर्ब किया था ग्लूकोज, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग से, जो एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ध्यान रखना ब्रीथिंग, नोट करो, नोट 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 करो, नोट एक स्टार लगाओ। Breathing is a part of respiration, not a respiration. Breathing is not a respiration. Breathing is a part of respiration. समझना? ब्रीदिंग के हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन लाए बॉडी में और बॉडी से ट्रांसपोर्टेशन, फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अगर जब हम लोग ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ना, तो ब्लड कैसे हम लोग के शरीर में सर्कुलेट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा इसमें से, फिर वो जाएगा एक्सक्रीशन में। तो मतलब ये बेसिक हम लोग का बॉडी हर तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं होगा तो ग्लूकोज मिलेगा नहीं, ग्लूकोज मिलेगा नहीं तो हम लोग एनर्जी बनेगा नहीं। तो बस समझो। तो अभी इस पॉइंट को साइड रखते, जब हम एक बार पढ़ा लेंगे तो फिर शायद से हम, जब ये चारों लेक्चर आ जाएगा तो शायद हम एक डायग्राम भी लेक्चर डालेंगे जिसमें पूरा इसका जितना भी डायग्राम है, जैसे हार्ट का डायग्राम, लंग्स का डायग्राम, स्टोमाटा का डायग्राम, जितना भी डायग्राम है सब एकदम प्रॉपर्ली करवाएंगे, तुम लोगों को बनाना सिखाएंगे कैसे प्रॉपर्ली बनाया जाए, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं, नोट कर लिया। अब देखो ये है रेस्पिरेशन, क्या है ये रेस्पिरेशन का क्या है फॉर्मूला, मतलब रिएक्शन जो होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का रिएक्शन ये क्या है, ये है ग्लूकोज C6H12O6, क्या है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज और 6O2 6O2 क्या हुआ, दिस 6CO2 6H2O वाटर 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 6H2O और ये क्या है ATP बना, क्या बना ATP बना, कुछ बना ATP बना, याद है ATP बना। अब देखो हम तुम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ा ना बिल्कुल पढ़ा है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, समझा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे आगे कुछ नंबर नहीं तो इसलिए प्रॉपर 6 ऑक्सीजन और ये 12 ऑक्सीजन, कितना हुआ 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना है 6 2 12 और यहाँ पे 6 1 6 यहाँ पे 18 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सेम है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन सिर्फ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन 12 है। अब यहाँ देखो 6 2 12 हाइड्रोजन से 12 एकदम बराबर है। अब यहाँ पे अब कार्बन, कार्बन क्या है 6 कार्बन है तो कोई नंबर नहीं, तो ये 6 1 6 तो 6 कार्बन और ये देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये 6 कार्बन। समझ में आया, तो एकदम प्रॉपर सही रिएक्शन है, एकदम सही रिएक्शन है, एकदम छाप लो रिएक्शन को, ये तुमको शायद चैप्टर 1 केमिस्ट्री में भी समझ बिल्कुल समझ आए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला, अब हम लोग जा रहे हैं एरोबिक एंड एनारोबिक। सो नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो फटाक से रेस्पिरेशन, अभी हम लोग पढ़ लिए थे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस और ये पढ़े थे कि नोट किए थे हम लोग क्या ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब आगे रेस्पिरेशन का दो भाग, एरोबिक है एनारोबिक। एरोबिक मतलब एनारोबिक पढ़ा भी है तुम लोग, एरोबिक में रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, क्या होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। देखो अभी ना हम सिर्फ नाम हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा अभी डिफरेंशिएशन बीच में जो छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बना रहे हैं नोट्स, क्या बना रहे हैं नोट्स, जिसको फ्लो चार्ट के रूप में बनाया जा रहा है, वो सब है एज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन टाइप्स का है वो। तो जब ये मेरा 4 लेक्चर में जो तुमको वादा किए हैं उसको कंप्लीट करके डायग्राम लेक्चर और क्वेश्चन लेक्चर हम जरूर करवाएंगे, बिल्कुल एकदम जरूर करवाएंगे। अब चलो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब तुमको पता ही है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, और एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ना। अब चलो अब देखो ये जो है इसी में जो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे वो पूरा इसी पे बेस है। ये नक्षत्र जो बना है ना ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग से ज्यादा बनाए कि यदि तुम लोग डिटेल ये वाला बनाते हैं तो वो स्कूल वाला पुत्र ये लोग मार्क्स में नहीं आते, ठीक है, ऐसा होगा जरूर होगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में बनाया। अब चलो शुरू करते हैं। पहला क्या, पहला आया ग्लूकोज, विली से डिफ्यूजन, बनाया ना पहला लेक्चर में,
नहीं किया है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब ग्लूकोज आया डिफ्यूजन से, इसके पास क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 C6 ठीक है। वही जो ग्लूकोज होता है, जैसे ही आप देखो रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है, ग्लूकोज आया सेल में, क्या सेल में क्या है, सेल है ये सेल मेरा नन्हा मुन्ना शेल, मेरा नन्हा मुन्ना शेल, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। तो ये जो लिक्विड लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नहीं होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म। वही साइटोप्लाज्म में ये टूट जाता है ग्लूकोज, किसमें पायरुवेट में, किसमें पायरुवेट में। पायरुवेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जरूर लिखना कितना कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज किसमें टूटता है, पायरुवेट में, इन क्लोरोप्लास्ट, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट में इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब देखो, अब जैसे ये पायरुवेट में टूट गया ना, अब इसके पास होता है 3 रास्ता, ठीक है। 3 तरह से हम बताए हैं, ऐसे पार्ट था 3। देखो पहला पार्ट, बीच वाला पार्ट शुरू करते हैं, मैंने चलो ऊपर से शुरू करते हैं। अब देखो ये है प्रॉपर एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्रॉपर एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, वरना मस्त है, चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसा झंझट ये पालता ही नहीं है, बिल्कुल। तो टेंशन ही क्यों लेना भाई, जीवन झंड वापस घमंड। चलो शुरू करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या बनाता है, इथेनॉल, लिटिल हाँ बस वही इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, एनर्जी समझना है, एनर्जी मतलब एटीपी, एटीपी कितना बनाता है, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनाता है, ठीक है। समझना है, क्या समझना है, ये होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बस ये वही है। यदि पूछेगा ना कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो मतलब ये समझा देना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और क्या होता है उसमें, क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। इथेनॉल मतलब लिटिल समझना, बस वही। अब समझ रहा, अब आ जाओ लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है मगर जितना चाहिए उतना नहीं है, ऑक्सीजन है मगर जितना चाहिए उतना नहीं है। ये कहाँ होता है, इन आर मसल, जब हम भागते हैं ना, मिल्खा बेटा भाग, मिल्खा भाग, बस वही मिल्खा भागता है, तो मिल्खा भागता है ना, तो अचानक से उसके मसल को चाहिए होता है बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब उसका बॉडी उस ऑक्सीजन को पूरा नहीं कर पाएगा ना, तो वहाँ फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड, क्रैम्प, दर्द, ऐसा लगता है कोई गोली मार दिया, वह लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, वहाँ एनर्जी बनता है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, समझ में आया। यदि पूछा जाए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इन आर मसल से, ठीक है, जो क्रैम्प आता है, समझना है ना। जब मिल्खा भागेगा तो उसको चाहिए हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और जहाँ नहीं मिला मिल्खा वहीं लुढ़क जाएगा, ठीक है, दर्द के मारे, मरेगा नहीं मिल्खा भागेगा। चलो शुरू करते हैं आगे, जो अगला प्रोसेस। अब इस वाले प्रोसेस में जो थर्ड प्रोसेस है, उसमें ना ऑक्सीजन है, एक में नहीं है, एक में कम है, एक में है। सांस क्यों ले रहे हैं जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन है। अब देखो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द मूल मंत्र ऑफ बायोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बस वही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कितना होता है, 38 होता है, यहाँ कितना होता है, 2 होता है, यहाँ 38 होता है, यहाँ 2 होता है, ठीक है। 38 एनर्जी, समझना है। एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, एटीपी, समझना बिल्कुल समझना है। चलो ठीक है, ये समझना है, ये बहुत जरूरी है, ये पूछता है, ये वाला जरूर पूछेगा, ठीक है। इसको लगाओ कम से कम स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार को इसको भाई कहने वाला नहीं, लगाने वाला 5 स्टार, तो इसको 5 स्टार, ये है 5 स्टार तो भाई, ये है, आता है ये जरूर बोर्ड में आता है, बोर्ड में, स्कूल एग्जामिनेशन में जो भी तुम लोग का हाफ ईयरली आएगा, प्री बोर्ड्स आएगा, उसमें जरूर पूछेगा। फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, ब्रीदिंग मतलब नॉस्ट्रिल से लेके ट्रेकिया से लेके लंग्स तक पहुंचने के अंदर, उसके बाद एल्वियोली तक, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अब चलो फटाक से, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इंसान, नॉट ए अवतार, द ब्लू गाइस, नो, द ब्लू गाइस, नो, चलो देखो रेस्पिरेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो इसको प्रोसेस क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचेगा कैसे, मतलब देखो ब्लड में जैसे ही घुसेगा, अब वो उसके आगे प्रोसेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, क्या ब्लड उसको वहां तक ले जाएगा, उसको ब्लड तक पहुंचाना है, मतलब नाक से लेके उसको लंग्स तक पहुंचाना है, कि जैसे वो ब्लड में जाए तो बाकी ट्रांसपोर्टेशन आगे खत्म हो गया, ठीक है। उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कैसे ब्लड लेके जाता है, समझ में आ रहा है। मगर अभी हम लोग को देखना है कि ये लंग्स तक कैसा, ठीक है। तो नॉर्मली लंग्स का हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, फिर सीधे लंग्स, तो ऐसे सीधे लंग्स नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग का जो स्टेप है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, सबसे पहला आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब ये नाक का छेद, ये जो छेद देख रहा है, इस छेद को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, इस छेद को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया, उसके बाद आता है नेजल पैसेज, मतलब ये छेद के अंदर जो पैसेज है, पैसेज
यहाँ से जो नाक से पैसेज जा रहा है, पैसेज, उसको कहते हैं नेजल पैसेज। क्या नेजल पैसेज? देखो अब मैं यहाँ बनाता चलते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा मेरा नॉस्ट्रल है, और तो ये हो गया मेरा नेजल पैसेज, ये हो गया मेरा नेजल पैसेज। ये पैसेज है, इसको कहते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज समझ में आ गया। नॉस्ट्रल, नाक का छेद, नेजल पैसेज वो एरिया जहां सांस जाता है तो पहले इंटर करता है। ठीक है, अब आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स तो समझ में आता है कि वॉइस बॉक्स। ठीक है, लेरिंग्स जो इसके आगे है ये समझ में आता है क्या है, ये वॉइस बॉक्स है। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स होता है ना कि बोलते हैं ना कि भाई खाना खाने से नहीं हंसना चाहिए, हंसते हैं तो हम लोग का सांस बाहर निकलता है। तो जैसे हम लोग खाना खाने से हंसते हैं ना, तो क्या होता है ना कि फूड, देखो फेरिंग्स एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे हम लोग का फूड पाइप और जो ये नॉस्ट्रल है ना, विंड पाइप, दोनों कनेक्टेड रहता है। मतलब एक तरह से समझो ना, ये एक तरह का जॉइनिंग पॉइंट है। जैसे हम लोग का विंड पाइप पे ना, ऐसे मान लो, जैसे हम लोग का मान लो ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, और यहाँ पे ना मान लो एक जगह है जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ना हम लोग का जो विंड पाइप है, मान लो ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप पे ना ऐसे फ्लैपर लगा रहता है। जैसे हम लोग सांस में, जैसे सांस रुकते हैं ना, तो ये होता है। और देखना ना, कभी सांस खाते समय ना या पीते समय हम लोग सांस रुक जाता है, हम लोग सांस नहीं लेते हैं क्योंकि बंद रहता है। तो जिससे आराम से खाना पास हो जाएगा, खाना पास हो जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही हम लोग हंसते समय, तो जैसे हंसते हैं ना, तो वैसे ही खुल जाता है, हवा निकलता है। वैसे इसके अंदर खाना जाने का दिक्कत हो सकती है, जैसे ना सरक जाता है, लोग बोलते हैं कि सरक गया, मतलब नाक से कभी कभी नाक से नूडल्स आ जाता है। हाँ, बस उसी के साथ समझ आएगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे मेरा फूड पाइप और नेजल पैसेज और जो ट्रेकिया ऐसे है ना, वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये जो दोनों है हमारा विंड पाइप और फूड पाइप, एक जगह पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वहाँ कनेक्ट होता है दोनों। ठीक है, एक जगह कॉमन, समझे। लेरिंग्स समझ में आता है, वॉइस बॉक्स, जो मैं अपनी मीठी मीठी आवाजों में बात करके आपको अपने ये बायो का भजन सुना रहा हूँ, बस वही है लेरिंग्स। बिल्कुल सही पकड़े, वॉइस बॉक्स, समझना। अब लेरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया। ये छाती से निकला पॉइंट, जो छाती का सिंगुलर पॉइंट है ना, बस उसी को कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, विंड पाइप, उल्स, ट्रेकिया, उल्स, विंड पाइप। समझ में है, बिल्कुल समझ में है। अब चलो ट्रेकिया, उसके बाद आता है ब्रोंकाई। जब हम लोग का जब ट्रेकिया, देखो दो लंग्स है भाई, एक ही ट्रेकिया, तो उसको आगे जाके दो में बटना होगा ना, तो वही दो विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा ठीक से, हम बोलते हैं BRONCHI, ब्रोंकाई। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, यहाँ पे हुआ ब्रोंकाई। फिर ये पहले फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, कॉमन पॉइंट फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स, ये हमारा एक सिंगल लंबा सा पाइप जिसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आया ब्रोंकाई। अब देखो ब्रोंकाई आया तो सिर्फ दो ही थोड़ी है, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग के लंग्स में ना ऐसे एकदम मकड़ा में जैसा, जैसे अभी हाल फिलहाल में आया है मार्वल का टीजर नया स्पाइडरमैन का मूवी, तो वो ऑर्गेनिक में बनाने लगा है। तो जब वैसे वेब छोड़ता है तो वैसा वेब के जैसा हम लोग के सारे शरीर में जैसे डिवाइड हुआ है। जैसे मतलब ये मान लो कि ये मेरा लंग्स है, ठीक है, ये मेरा लंग्स है। ठीक है, अब देखो ये मेरा ब्रोंकाई है, ये जो पहला डिवीजन आया ट्रेकिया का, ब्रोंकाई। अब ये ही डिवाइड होगा, ये हुआ ये देखो, अब ये जो फर्दर जो डिवाइड होगा ना, ये वैसे आगे तुम लोग 11th में जब तुम लोग बायो लेगा तो फिर पढ़ेगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आगे पढ़ते रहेगा। मगर तुम लोग को यहाँ पढ़ना है, सीधे पढ़ो कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई पहला, फिर याद आता है ब्रोंकियोल्स, जो सब डिवाइड होकर बना, सबको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। तो ऐसे करके ना बहुत सारा, जो सिंगल, जैसे ये मेरा ट्रेकिया, इसका दो डिवाइड हुआ तो दोनों को क्या करेंगे? ब्रोंकाई। और फिर वो बाकी जो फर्दर आगे जो ब्रोंकाई डिवाइड होगा ना, उसको कहेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के एंड में, जो ब्रोंकियोल्स होगा उसके एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब प्लास्टिक का जैसा है ना, सैक मतलब कहते हैं, सैक को तो कहते हैं बोरा को कहते हैं सैक। मतलब जब ऐसे प्लास्टिक ऐसे झाड़ो और ऐसे पकड़ लो उसको, तो फूल जाता है ना, तो वैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली को यदि डिफाइन करने बोला गया तो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और जो एल्वियोली है ना, वही उसी की तरह है। लंग्स एक एरिया, जैसे मान लो समझो कैसे एग्जांपल दें। देखो पढ़ाने वाला है टीचर, ठीक है, पढ़ाने वाला है टीचर, मगर तभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग स्कूल जा रहे पढ़ने के लिए। स्कूल थोड़ी पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ते हैं। तो लंग्स के द्वारा, जो लंग्स है ना, वो लंग्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट है और उससे सांस लेते हैं। मतलब वही फूलता है, बंद होता है, फूलता है, बंद होता है, फूलता है, बंद होता है। समझ में बिल्कुल समझना है। अब देखो एल्वियोली जो होता है ना, अब देखो ये समझो, ठीक है। अब थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं। इसको एल्वियोली जो है, मान लो ये है, इसको फटाक से रब किए, इसको फट 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 फटाफट चटपट फटाफट, ठीक है, फटाफट इसको
रब किया रब किया रब किया रब किया रब किया, ठीक है। एल्वियोली के नीचे था वही ब्लड वेसल्स, अभी बताते कैसे ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स जो भी है। देखो ये एल्वियोली कैसे होता है, मान लो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यही है एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली इसके पास होता है कैपिलरीज, ऐसे पार होता है, क्या होता है ऐसे पार होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली का एक बात याद रखना, एल्वियोली का जो ये लेयर होता है ना, एल्वियोली का जो छोटा होता है वो बहुत थिन होता है। क्यों थिन? इसलिए होता है कि गैस एक्सचेंज हो पाए, ठीक है, गैस एक्सचेंज हो पाए, थिन, ठीक है। अब देखो पहले इसको एकदम आराम से समझते हैं। एल्वियोली का जो लेयर है वो थिन होता है, और कैपिलरीज तुम लोग पढ़ेगा कि कैपिलरीज ट्रांसपोर्टेशन में मेन पढ़ना है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इसमें समझना है ब्लड कैपिलरीज होता है ना जहां पे आर्टरीज और वेन्स मिलता है, एकदम बहुत माइक्रो, एकदम बहुत छोटा छोटा होता है। कैपिलरीज बहुत छोटा छोटा जहां पे आर्टरीज और वेन्स मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एक्सचेंज होता है, समझना है। तो कैपिलरी समझना बहुत छोटा छोटा होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, समझना है। तो यहाँ पे क्या है एल्वियोली, एल्वियोली भी बहुत सारा होता है, एक लंग्स में बहुत सारे एल्वियोली होता है, छोटा 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 एल्वियोली, ठीक है। उसके पास होता है ढेर सारे कैपिलरीज। अब देखो ब्लड ब्लड दौड़ रहा, ब्लड दौड़ रहा, ब्लड दौड़ रहा, शरीर में क्या दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, कुछ दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हम लोग जानते हैं ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, क्या ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन है, मगर उसका काम है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। तेरी आईज हिप्नोटाइज, बस वही इसको ऑक्सीजन हिप्नोटाइज कर देता है, समझा। और ये हमारा हीमोग्लोबिन हनी सिंह बन जाता है, एल्वियोली, ठीक है। मान लो यहां से देखो, यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हीमोग्लोबिन लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन हो गए कम। अब देखो, और जब हम लोग अभी ताजा जैसा अभी हम ताजा ताजा सांस लिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और 1 to 2% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो उसी में मिक्स रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस हिसाब से क्या समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट एल्वियोली में जो हम लोग एयर लिए हैं उसमें ऑक्सीजन हो गए ज्यादा, ऑक्सीजन हो गए ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए कम, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए कम, ठीक है। अब आया 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 बोला भाई भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए भाई, मैं कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं चाहिए भाई। तो बोलता है ठीक है भाई ले लो। तो देखो यहाँ पे ना कोई ऐसे एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता, यहाँ पे एकदम नॉर्मल है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो जैसे मान लो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसके पास ऑक्सीजन कम है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ये ब्लड को दे देगा और ब्लड इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। जो अपना एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड इसको दे देगा और ये अपना एक्सेसिव ऑक्सीजन है ये इसको दे देगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो गया ब्लड है, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। और यहां से निकल गया अपना आगे आगे अपना ऑर्गेन्स फलना ढिमकना। अभी हम लोग इसके बाद अगला जो मेरा लेक्चर आएगा खट्टा मीठा टेस्टी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हार्ट जाता है पहले पल्मोनरी, फिर फलना फलना ढिमकना ढिमकना पढ़ेंगे, मस्त मजा आएगा हमें, बड़ी आना, ठीक है, आना जरूर आना, मेरी क्लास में जरूर आना, ठीक है। तो इतना समझो, समझ में आना एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली एक्सचेंज करता है। तो कुछ कुछ चीज याद रखना, ठीक है। ये है एल्वियोली, एल्वियोली यदि पूछा व्हाट इज एल्वियोली, व्हाट इज एल्वियोली, एल्वियोली इज अ स्ट्रैट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। और विली के जैसा भी जो एल्वियोली होता है, विली के जैसा ही भी सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आता है। एकदम मस्त खट्टा मीठा पॉइंट लिख लो, ये भी लिख लो, आएगा एकदम लिखना, व्हाट इज एल्वियोली में लिखना जरूर है। इट इज अ स्ट्रैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स, it help to exchange O2 and CO2 with the blood capillaries, समझ में आया। it help to increase the surface area of क्या breathing, breathing अभी breathing और अभी respiration ही हुआ, respiration होगा, surface area of breathing, respiration नहीं लिखो, breathing ही लिखो, ठीक है। exchange of gases, समझ में आया। अब देखो, अब चलो, अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब देखो, जैसे मेरा मान लो ये लंग्स है, मैंने अभी एक पॉइंट और बता दे रहे हैं जो इधर नहीं बताया है, वो देखो। जैसे अभी हम तुमको बताया ना कि ये नॉस्ट्रिल्स नोजल पैसेज, फिर यहाँ पे फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। तो देखो ट्रेकिया जो होता है ना, ट्रेकिया के पास ना एक सीड कार्टिलेजनस रिंग होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे वो ट्रेकिया को चारों ओर से नहीं घेरा हुआ है, वो ऐसे घेरा हुआ है, वो ऐसे बंद नहीं है, जो इस ट्रेकिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रेकिया इज अ सॉफ्ट मसल, ठीक है, सॉफ्ट मसल है बहुत, उसको प्रोटेक्शन चाहिए भाई, हमको जीवन में प्रोटेक्शन, उसको चाहिए बॉडीगार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हमारी बॉडी की प्रिंसेस ऐसे चाहिए प्रोटेक्शन। तो इसके पास क्या होता है, हम लोग का देखो, ये यदि ये रिंग्स बोन का बना होता ना, तो हम लोग ऐसे भी हिल होता है, चटक गया होता, क्या होता, चटक गया होता। हम लोग के पास स्पाइन जैसा, स्पाइन हम लोग का सीधा एक बोन नहीं है, वैसे बहुत सारे बोन्स में टूटा, इसलिए हम मोड़ ओढ़ सकते हैं, मगर ये इसको भी
इसीलिए यहाँ पे जो कार्टिलेज है ना, मगर बोन रहता है ना, बोन हो सख्त, मगर कार्टिलेज हो इनफ्लेक्सिबल। कार्टिलेज कैसा फ्लेक्सिबल है, देखो हम लोग का जो हड्डी है ना वो यहीं तक है, फिर बोलते हैं कि ये नाक ऐसे, ये नाक के पास क्या है जो ये ऐसे फ्लेक्सिबल है, इसी को कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है कार्टिलेज, या ये जो नाक के पास ऐसे है ना लंबा सा, जो नाक ऐसे मोड़ एकदम सीधा रखता है नाक को, यही है कार्टिलेज। हड्डी फील कर, हड्डी यहीं तक होगा, हड्डी यहीं तक है, इसके आगे जो है वो कार्टिलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज में सी रिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, क्या काम है, ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो इसी हिसाब से, हाँ इस हिसाब से ह्यूमन में, क्या ह्यूमन में अब इतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग कितना देर से ह्यूमन 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 कर रहे थे, हम लोग तो प्लांट को भूल ही रहे हैं। प्लांट उधर कोने में रो रहा है, भाई मुझे भी याद करो, मैं भी इस धरती का जीव हूं। पहले हम लोग प्लांट पढ़ते आते हैं तो भाई एनिमल, दूसरा बार पढ़े तो फिर एनिमल के साथ गद्दारी नहीं करना भाई, एनिमल को भी चांस देना कि भाई तू पहले जा, नहीं फिर हम लोग आए कि एनिमल को पहले देना चांस, प्लांट को बाद में देंगे। तो इसीलिए अगला स्लाइड होगा प्लांट के बारे में, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होगा, नॉर्मली यही देखते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन ये स्टोमाटा ऑफ लीफ होता है, वो स्टोमाटा ऑफ लीफ बता दिए कि गार्ड सेल जब वाटर से स्वेल करता है तो उस समय क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो वाला ग्लास वाला एग्जांपल देते कि आधा ग्लास पानी भरे, एक सिप लिए, फिर आधा ग्लास पानी भरे, फिर एक सिप लिए, फिर जैसे आधा ग्लास पानी भरे पानी गिरने लगा, तो उसी कारण से हेल्प से एक्सचेंज होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आगे, अब ये तो जैसे इसमें फिर जनरली सरफेस ऑफ रूट्स होता है, तो इसको भी क्रॉस मारिए, सब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये नहीं आता, नॉर्मली नहीं ही आता, इसको क्रॉस ही मारिए, मेन आता है, इसको जानना जरूरी होता है कि कैसे कैसे रेस्पिरेशन किया जाता है। तो मेन मानिए कि स्टोमाटा ऑफ लीफ से ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन जो है प्लांट थोड़ा न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा रेस्पिरेशन में यहाँ स्टोमाटा से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन से फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन से स्टोमाटा, ट्रांसपोर्टेशन से जाइलम फ्लोएम और एक्सक्रीशन से वही नॉर्मल वही बाकी चीज होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन, और ये ट्रांसपिरेशन इस तरह का एक्सक्रीशन ही हो जाता है, क्योंकि एक्सक्रीशन मतलब होता है कि एक्सिस पार्ट, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे ट्रांसपिरेशन में वेस्ट वाटर निकालते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन में, तो वो भी जैसे हम लोग के लिए एक्सक्रीशन स्टूल और यूरिन है, वैसे वो लोग के लिए भी एक्सक्रीशन और वाटर ही है, समझना। तो बस इसी तरह से हम लोग ये वाला रेस्पिरेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया प्लांट में, ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना स्टोमाटा ऑफ लीफ, वो हम बता दिए हैं आपको, और उसका डायग्राम भी करवा दिए हैं। उसका हम एक जो है उसी का डायग्राम करवाएंगे, कुछ ज्यादा थोड़ा छोटा था और इंपॉर्टेंट था तो लिख दिए थे। और यदि ये 4 लेक्चर जो हो जाएगा, अभी न्यूट्रिशन का डल चुका है, जाइए फटाफट देख लीजिए, और रेस्पिरेशन का भी मैंने ये वाला है वीडियो, और फिर उसके बाद और 2 वीडियोस आएंगे जिसपे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, और उसके बाद हम डालेंगे एक डायग्राम, प्रॉपरली डायग्राम वीडियो, और एक डालेंगे फुल्ली क्वेश्चन, माने प्रॉपरली सारे जितने भी क्वेश्चंस और डिफरेंशिएट, मतलब कि एरोबिक एनारोबिक और बाकी सब जितना ना वो सब हम डाल देंगे, और एकदम प्रॉपरली देखिएगा और एग्जाम में तोड़ फोड़ के आइएगा, आपको कहीं और से नहीं देखना पड़ेगा, एकदम लिटिल में पढ़ा है, क्योंकि 75 जगह जाने से अच्छा यहीं आके पढ़िए, मजा आएगा। चलिए ठीक है, इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हेलो ओ हेलो ओ हेलो 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 हेलो, कैसे हो बच्चों, मैं आपका बी ब्रो वापस से आ गए हैं एक थर्ड लेक्चर, अपना नेक्स्ट लेक्चर मींस ये तो सेकंड है, अब हम लोग करवाएंगे थर्ड लेक्चर। हमारा थर्ड लेक्चर जो किस पे बेस्ड है, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, राम राम भाई सारा ने, आज ये मेरा फिटनेस चैनल का 17वां दिन, ओ सॉरी ये तो फिटनेस चैनल नहीं है, ये तो बायो चैनल है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे बायो। इससे पहले आप लोग मेरा 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे, फटाफट 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 खत्म करके आइए और आइए इस लेक्चर को शुरू करें, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काली माँ का नाम, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े, रेस्पिरेशन पढ़े, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखो अब समझो, न्यूट्रिशन में हम लोग मेन न्यूट्रिशन कहाँ तक था, न्यूट्रिशन था एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, विलीपस हुआ था, विलीपस और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर पास। तो उसको एब्जॉर्ब कौन किया था, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ब्लड वेसल्स में हुआ था ब्लड, ठीक है। अब वो हो गया एब्जॉर्ब, ठीक है, फूड हो गया एब्जॉर्ब। और हम लोग कल पढ़े थे रेस्पिरेशन में पढ़े थे ना कि एल्वियोली किया एक्सचेंज कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन एंड CO2 का, तो ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज हो गया और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। मतलब इधर से न्यूट्रिशन दे दिया गया ब्लड को, इधर से ऑक्सीजन दे दिया गया ब्लड को। अब क्या होगा आगे, तो अब हम लोग आगे जो प्रोसेस होगा उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसको आगे धीरे धीरे समझेंगे कैसे वो होता है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ में आता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसा ट्रांसपोर्टेशन
एल्वियोली से सेल तक, एल्वियोली से सेल तक जिस वो प्रोसेस से वो पहुंचेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन दो में पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन को जाने देंगे। फिर जैसे हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, फलाना ढिमकाना, हार्ट का पूरा साइकिल वाइकल पढ़ लेंगे, उसको अगले इस पे लेक्चर पे जाएंगे, मतलब प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पे जाएंगे। समझ में आए? फटाफट समझ में कुछ इंक्वायरीज आई थी कि आप बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए आज हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि जिससे तुमको समझ में आए। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब जो मेन है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आता है, खून का सर्कुलेशन चारों ओर, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। समझना? तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का ना 3 पार्ट होता है। पहला ब्लड, ब्लड मतलब ब्लड वो फ्लूइड है जिसमें सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, फलना ढिमकाना जितना चीज होता है ना, सब इसमें होता है। ठीक है, समझना? सब इसमें होता है। ठीक है, ब्लड। ठीक है, ब्लड हम लोग का वो फ्लूइड है जो सब कंटेन करता है। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल वो पाइप है। ब्लड वेसल इज अ पाथ, मतलब रास्ता जिससे ये फ्लूइड पार होता है, समझ में? पार होता है, ये पाथ है कि कहां कहां इसको जाना है। समझ में आए? ये पाथ है। और हार्ट, हार्ट क्या है? हार्ट इज ए नेचुरल पंपर, मतलब एक तरह से वो पंप करता है ब्लड को, प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हम लोग का अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक सारा ऑक्सीजन हम लोग का पंप होता है। ठीक है, इसीलिए प्रेशर बनाता है। ये हम लोग का क्या है? पंप है, हम लोग का बॉडी का पंप है। ये हम लोग का फ्लूइड है जिससे सारा मतलब जितना भी न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन जितना भी रहता है वो ब्लड इसी में रहता है। ये पाथ है हम लोग का ब्लड वेसल्स, और ये क्या है? हार्ट। हार्ट हम लोग का पंप है। क्या है? पंप, मतलब पंप। ठीक है, अब चलो समझ में आया? ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पहले ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। ठीक है, पहले चलो यदि पूछ लिया जाए ब्लड, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड का 2 पॉइंट्स लिखना है। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ता है। जैसे एल्वियोली से सेल तक को वो जोड़ता है, जैसे वो विली से सेल तक को जोड़ता है, तो इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ना। समझ में? कनेक्टिव टिश्यू। और देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो चीज है ना, हीमोग्लोबिन ही है ना जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है एल्वियोली से, और यही ऑक्सीजन कंटेन करता है। ठीक है, और क्या होता है? हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, जिसको कहते हैं आरबीसी, दैट्स व्हाई इट्स कलर वाज रेड, मतलब वो खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट करता है। समझ में आया? पूछा जाता है कि खून लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन समझ में? हीमोग्लोबिन प्रेजेंस के चलते वो होता है। समझना। अब चलो फटाफट चलते। ठीक, अब हम लोग चलेंगे, ये पढ़ लिए, समझ में आ गया। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, दैट्स व्हाई इट्स कलर वाज रेड। समझ में आया? अब आते हैं ब्लड में। अब ब्लड का माने ब्लड्स में कितना भाग होता है? एक होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब समझ में आता है जो ऑक्सीजन फलना ढिमकाना कंटेन करता है, उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी आप लोग समझते ही हैं, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्लेटलेट्स जैसे कहीं कटता पड़ता चीरता वरता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कट गया हाथ, तो वहां पे जैसे नहीं होता है वो ऐसे गठिया जैसा बन जाता है या पपड़ी जैसा, हाँ बस वो प्लेटलेट्स का काम होता है। और ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा वो होता है ना बॉडी, ये जो ब्लड को ना, ये जो फ्लूइडिटी है ना, फ्लूइड जैसा बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा ही ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, ये सब सॉलिड बाकी पार्ट है, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। समझ में आया? सबको समझ में? हाँ बिल्कुल समझ में। इसे हम लोग इस पूरे स्लाइड को समझ गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट।
ठीक है, इन दोनों को पढ़ के फिर अगला हम लोग का जो स्लाइड आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम पहले भी बता चुके हैं जितना भी हम डायग्राम है उसको 4 लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है, जिससे तुम लोग को यदि तुम लोग पढ़ लिया हो पूरा, बस तुम लोग को डायग्राम देखना हो तो तुम लोग बस वो लेक्चर देख के चल जाओ, इसलिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, एकदम प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए। समझ में चलो बाय। अगला उस पे स्लाइड पे आ चुके हैं नए स्लाइड के साथ। तो हम लोग पिछले स्लाइड में क्या पढ़े थे, ब्लड पढ़े थे, बिल्कुल ब्लड पढ़े थे। तो ब्लड में हम लोग 4 पार्ट्स पढ़े थे। तो ब्लड हम लोग समझ गए थे, ब्लड वो फ्लूइड है जो कंटेन करता है सब, जैसे ऑक्सीजन, फूड, जितना भी न्यूट्रिशन होता है ब्लड कंटेन करता है। अब देखो कैसे समझाए। देखो मान लो एक कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, समझना है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करता है, वो सेलर से लेके बायर तक वो गुड्स पहुंचाता है, मतलब वो मीडियम का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहा है, हर्ट का काम कर रहा है, मतलब वहीं आ रहा है और वहीं से डिस्पैच हो रहा है, ठीक है, मतलब जितना भी कंट्रोल है सब कंपनी के पास है, ठीक है। और जिस पाथ से वो लोग सेलर और बायर के पास जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स मतलब वो पाथ। और वो जो ट्रक है, जिस ट्रक पे सामान, मतलब सामान मान लो, सामान जो है वो हम लोग का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, फलना ढिमकना जो है वो है, ठीक है। और वो जो ट्रक है ना जिसपे लोड होके आ रहा है वो मान लो हम लोग का ब्लड था, जो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े, ठीक है। अब देखो वो जो ट्रक जिस पाथ से आ रहा है, जो पाथ है वो पाथ, उसको ह्यूमन बॉडी में कहें तो एज अ ब्लड वेसल्स, जिस पाथ पे वो चलता है, ठीक है। और कंपनी तो एज अ ह्यूमन हार्ट मान लेते हैं। समझ में आया तुमको, इतना समझ में आया क्या होता है ब्लड। मान लो ऐसे समझो, एक ऐसे लाइव एग्जांपल, तो मान वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ब्लड है वो एक ट्रक है, जो सामान है वो हम लोग का ऑक्सीजन और फूड है, न्यूट्रिशन है। और जो पाथ से वो आ रहा है कंपनी, वो क्या है, वो है ब्लड वेसल एज। और जो कंपनी है वो है हार्ट। फिर जो हार्ट से वो कंपनी से जाके वो जो बायर है उसको पहुंचा रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का पाथ है, तो वो भी ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। तो जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अभी हम हार्ट का डायग्राम नहीं बनवा रहे हैं, जब हम एक बॉक्स से समझाएंगे कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बॉक्स से समझा देंगे तो हम उसको समझाएंगे कैसे, समझ में आएगा ना, फटाफट समझ लेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम कड़कता हुआ मजा आएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल मतलब वही ब्लड वेसल्स, नसें, जो ऐसे हम लोग ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप से ये जो ग्रिप करता है, तो हम लोग का यहाँ पे नस नहीं उठता है, उसी को कहते हैं मसल। वो जो उठते हैं ग्रीन उसको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स। आर्टरीज अंदर तरफ होता है, तो हम लोग मतलब मानो कि ब्लड वेसल्स 3 तरह का होता है। ब्लड वेसल 3 तरह का होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बताए थे ना जब हम रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे कि क्या बोलते हैं, एल्वियोली के पास होता है बहुत सारा कैपिलरीज, जिससे डिफ्यूजन के हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो कैपिलरीज आ गया यहाँ पे, हम बताए थे ट्रांसपोर्टेशन में कैपिलरीज आएगा, इसमें ब्लड वेसल्स है। तो आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, और इसका काम है दोनों को कनेक्ट करना, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करना, समझना है, दोनों को कनेक्ट करना, ठीक है। और हम लोग जैसे ही ब्लड वेसल्स और टाइप का पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक पल्मोनरी वेन होता है, एक होता है वीना कावा, एक होता है आयोटा। देखो आयोटा जो है ना, आयोटा जैसे आर्टरी आयोटा, ठीक है, आयोटा एकदम नाम खरा उतरता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से शरीर तक ले जाता है, ठीक है। और वेन्स के लिए वीना कावा भी अपने एकदम नाम पे खरा उतरता है, और वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से दिल तक लाता है, ठीक है। अब मेन आता है ना, एक आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या होता है ना, कि वो दोनों अपना नाम का उल्टा काम करता है। जैसे पल्मोनरी वेन ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर लंग्स में ले जाता है, और वही पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आता है। वैसे जैसे ही एक 2 सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल सिस्टम और एक होता है पल्मोनरी सिस्टम। दिल से नीचे का सेंट्रल सिस्टम, दिल से ऊपर का लंग्स तक पल्मोनरी सिस्टम। जैसे ही पल्मोनरी सिस्टम में काम आता है ना, वहां नाम बदल जाता है। अक्षय कुमार
बस वही समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप पूरा डायग्राम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जब हम बनाएंगे तो उसमें पूरा डायग्राम बताएंगे, कैसे बताएंगे कि क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये समझो। ठीक है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, फिर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है ह्यूमन हार्ट में, 4 चेंबर। मान लो जैसे हम स्क्वायर को ह्यूमन हार्ट इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ह्यूमन हार्ट इमेजिन कर रहे हैं। तो ये 4 में बटा जाता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है आर्टरियम्स, ये होता है आर्टरियम्स, ये होता है वेंट्रिकल्स, आर्टरियम्स एंड वेंट्रिकल्स, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। तो ये ऊपर होता है। तो देखो आर्टरियम होता है और वेंट्रिकल होता है। तो देखो अब ऐसे हम खड़ा हो गए, दिल मेरा ऐसा है, हम ऐसे खड़ा हो गए। ये क्या उठा है? हम अपना लेफ्ट हैंड उठाए, तो ये क्या है? लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम इधर से राइट हैंड उठाए, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये क्या है? ये है राइट आर्टरियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में है, बिल्कुल समझ में है। तो देखो यही 4 चेंबर होता है हार्ट का। तो हार्ट में यदि पूछा जाए कितना चेंबर होता है तो 4। यदि को एमसीक्यू में आए कि हाउ मेनी चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, तो तुम लोग को क्या लिखना है? 4। ठीक है, 4। क्या आप पूछा जाए कौन कौन सा? तो 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। बिल्कुल एकदम सही, समझ में आया। ब्लड वेसल्स 3 तरह का, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और फिर ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होता है, जिसका 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। समझ में, बिल्कुल समझ में। फटाफट। अब हम लोग चलेंगे अगला सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, हम ऐसे ही, हम अभी हार्ट का डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम तुमको फिर से बोल रहे हैं, हम पूरा डायग्राम का एक अलग लेक्चर लेंगे। वो होगा कम से कम 1-1.5 घंटा का। उसको हर एक डायग्राम को प्रॉपरली बनाना सिखाएंगे। इट मींस बनाएंगे, दिखाएंगे तुम लोग को। वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, जो तुम लोग को फ्री टाइम मिले तो प्लीज उसको देखना, एकदम प्रॉपरली उसको बनाना सिखाएंगे और उसको लेबलिंग करके भी दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? पूरा एकदम लाइव वीडियो, समझना है? पूरा वीडियो में हम तुम लोग को पूरा रिकॉर्ड करके बताएंगे कि कैसे टेक्निक से तुम लोग प्रॉपरली इसको बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो 4 चेंबर, तो ये हम लोग समझ गए पूरा टोटल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आ गए हम लोग अब एक नए स्लाइड में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। हाँ चलो, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। समझो ब्लड सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हार्ट का डायग्राम पहले बता चुके हैं, हम बहुत बार बताएंगे और बार बार बताएंगे कि इसका वीडियो एक अलग से आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या समझते हैं? मान लो ये हम लोग का हार्ट है, हार्ट में 4 चेंबर है। बताए थे थोड़ी देर पिछले स्लाइड में बताए थे 4 चेंबर है। ठीक है, ये तुम्हारा है राइट एट्रियम, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो मान लो यहां पे है तुम्हारा टिश्यूज, ठीक है, और यहां पे है तुम्हारा लंग्स, ठीक है, फेफड़ा, ठीक है, क्या है तुम्हारा? फेफड़ा। ठीक है, ये तुम्हारा टिश्यू है, ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा फेफड़ा। क्या? फेफड़ा मतलब लंग्स। ठीक है, अब देखो, अब ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? ठीक है, समझो। पहले देखो, ठीक है, पहले हम लोग मानते हैं ना कि यहाँ पे लेफ्ट, देखो हमेशा ना मान लो ना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना हम लोग का, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको मान लो एज अ ऑक्सीजनेटेड पार्ट और इसको ऐसे मान लो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट। यहाँ से जितना भी मैटर होता है डीऑक्सीजनेटेड का होता है, यहाँ जितना मैटर होता है ऑक्सीजनेटेड का होता है। ठीक है, तो मान लो ना कि अभी ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो अब क्या होगा? पहले क्या होगा कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से वो बाहर निकलेगा, किससे में बाहर निकलेगा? इस जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, इस मतलब बोला जाता है कि आर्टरीज पूछा जाए ना, व्हाट नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन,
बॉडी, तो क्या लिखोगे? आयोटा, ठीक है। क्या लिखोगे? आयोटा, ठीक है। आयोटा यहां से निकला 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 गया गया गया, मतलब जितना भी बॉडी पार्ट से फलना ढिमकाना गया, मतलब ये टिश्यू मान लो हम लोग का बाकी बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो रिच था वो सारा ऑक्सीजन इसको दे दिया, ठीक है। और इससे जितना भी मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या था, ये मान लो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, पाथ बना दे रहे हैं, एरो देखना एरो देखना एरो देखना एरो देखना, हमेशा एरो देखना कि कहां जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहां से ये जाएगा क्या, अभी तक ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से जो निकलेगा टिश्यू से, टिश्यू के बाद जो यहां से निकलेगा वो होगा, पता है किसमें निकलेगा, टिश्यू के बाद जो निकलेगा वो निकलेगा वीना कावा में, किसमें, वीना कावा में, वीना केवा में। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब CO2 में रिच, वो ब्लड कहां किसमें गया, वीना केवा में। वीना केवा से किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर किधर 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 किधर, सीधे वो जाएगा वापस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में वो सीधे उसके बाद कहां निकलेगा, अब वो निकलेगा लंग्स के लिए। अब ये तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया भाई, तो ब्लड को फेंक थोड़ी देंगे, डीऑक्सीजनेटेड हुआ है ये, तो उसको हट तक लेगा, तभी इसको फेंक थोड़ी देंगे, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है, इसका मतलब जो इसका एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेंकना है बाहर, कहां, बाहर। जैसे इसको बाहर फेंकेंगे तो ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा यहां से लंग्स पास, किसके पास, लंग्स पास, और ना लंग्स पास, तो लंग्स पास को ये ब्लड को लंग्स तक, हार्ट से लंग्स तक कौन लेकर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जैसे हम बताए थे, जैसे ही पल्मोनरी, ये मान लो देखो हार्ट से लेके टिश्यू, हार्ट से टिश्यू एक अलग सिस्टम है और हार्ट से लंग्स एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स आए तो मतलब पल्मोनरी सिस्टम आएगा, क्या आएगा, पल्मोनरी सिस्टम आएगा, जैसे पल्मोनरी सिस्टम आएगा, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड है यहां क्या पहुंचा अभी, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहां पहुंचा, अब यहां से कहां जाएगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंकना होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन लोड करना होगा, तो हम मर जाएंगे। तो ये यहां से जाएगा लंग्स पास, कहां जाएगा, लंग्स पास, और किसके हेल्प से जाएगा, जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, किसके हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से लंग्स गया। लंग्स में फिर हम कल पढ़ाए थे रेस्पिरेशन में ही कि एल्वियोली से हुआ आदान प्रदान ऑक्सीजन का, समझ में आया था, बताया था एल्वियोली वाला कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे था, यहाँ पे भी कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना कैपिलरीज है, कैपिलरीज नहीं, ऐसे थोड़ी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे अटका हुआ है, ऐसे थोड़ी जुड़ गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने का चांस होता है, इसलिए लोग यहाँ पे जॉइंट पे क्या होता है, एकदम छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, क्या होता है, कैपिलरीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज, और यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिलरीज होगा, ठीक है, दोनों जगह कैपिलरीज होता है, ठीक है, जहां पे भी आर्टरी और वेन्स जुड़ता है वहां क्या होता है, कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके गया लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ पे लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पढ़ाई थे हम लोग एल्वियोली में कैसे एक्सचेंज हुआ था। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां तक कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, अब इसको इस जगह से यहां से वापस हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, इसको कहें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, क्या है, पल्मोनरी वेन, आयोटा एक अलग है, पल्मोनरी वेन, ये हो गया वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, समझ में आया, समझ में आया कैसे हम क्या बोले कि देखो पहले क्या होता है कि
मान लो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले से ही ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट आर्टरियम से वो किसमें गया, आयोटा में गया, किसमें गया, आयोटा में गया, आयोटा उसको लेके गया टिश्यू पास, टिश्यू में हुआ आदान प्रदान, CO2 एक्स्ट्रा आ गया ब्लड में और ऑक्सीजन जो था वो चल गया टिश्यू में अपना रेस्पिरेशन के लिए। फिर यहां से वो कैपिलरीज से एक्सचेंज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सीधा किसमें, ये ऑक्सीजनेटेड था, अब यहाँ पे टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये किसमें गया, वीना कावा में। वीना कावा इसको कहां लेके गया, अब इसको लेके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पास। फिर ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से लंग्स पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के साथ जाएगा। फिर जब यह यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये वापस हार्ट पे किसके साथ आएगा, पल्मोनरी वेन के साथ आएगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके जरूर पढ़ना, एकदम ध्यान से मेरा बात सुनना। क्या हुआ, यहाँ पे था ये आयोटा था, आयोटा में, ठीक है, आयोटा मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से आयोटा, आयोटा से सीधे कैपिलरी मैंने टिश्यू में एक्सचेंज हुआ CO2 O2 का, फिर ये सीधे गया वीना कावा में, वीना कावा से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर ऊपर गया, फिर वो लंग्स तरफ निकला राइट आर्टरियम से किसके हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से वो किधर गया, लंग्स पास गया, लंग्स पास गया, लंग्स में हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो वो वापस आया, वापस जो लंग्स है वो उसको भेजा किसके साथ, पल्मोनरी वेन के साथ, किसके साथ, पल्मोनरी वेन के साथ, वो पल्मोनरी वेन के साथ आ गए। यहाँ पे अच्छे से इसको मार्किंग कर रहे हैं, ये जो है मोटा है, पल्मोनरी वेन के साथ वापस आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। मतलब ये ऐसे ही साइकिल, ये जो है ऐसे ही चक्रव्यूह चलते रहता, चलता रहता, ठीक है। एक चीज याद रखना है, जो ये वीना कावा है ना, वीना कावा मतलब जितना भी वेन्स होता है, वेन्स उसमें ना ऐसा वॉल्व्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वॉल्व्स, ठीक है, ऐसे वॉल्व्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ब्लड यहां से जा तो पाएगा मगर वो ब्लैक फ्लो नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे जाने से वो तो खुल जाएगा और फंस, ऐसे जब वो पीछे ब्लैक क्लैश करेगा ना तो फंसेगा नहीं। ये इसलिए वेन्स में प्रेजेंट रहता है। क्यों, बताओ क्यों प्रेजेंट रहता है? क्योंकि देखो यहां से हार्ट पंप किया तो यहाँ प्रेशर पूरा ज्यादा एकदम नीचे, ग्रेविटी और ब्लड प्रेशर हार्ट का पंप की हेल्प से एकदम स्पीड में जाएगा, ठीक है। मगर जब उसको चढ़ने का बारी आएगा तो फिर ग्रेविटी इस पर उल्टा लगेगा, तो इसको चाहिए प्रेशर। जैसे ही कभी भी होता है ना कि बीपी गिरने लगता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही लो होता है तो ऑटोमेटिक बेहोश होने लगता है, इसी कारण से। तो यदि जो हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो ना करने लगे, इसलिए हम लोग का वेन्स में ऐसे वॉल्स लगा रहता है, ठीक है। और देखो आर्टरी का जो वॉल होता है ना, आयोटा का जो वॉल होता है थिक होता है वेन्स के मुकाबले, वो थिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले ग्रेविटी का प्रेशर और ऊपर से ब्लड पंप का एकदम फ्रेश प्रेशर, दोनों प्रेशर एक साथ लगता है, जिसके कारण से आयोटा फट भी सकता है। इस कारण से उसका जो वॉल है वो थिक होता है। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया ना? समझ में? हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चलेंगे किसमें? प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन में। तुमको समझ में आ गया ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे प्लांट में। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हेलो आ चुके हैं एक नया स्लाइड के साथ, एकदम नया स्लाइड आ चुका है हम लोग का। फटाफट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछला स्लाइड में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर दिए थे खत्म, क्योंकि हम लोग उसका सिस्टम बिठा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, फल फूल प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में दो जरिया है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। XYLEM जाइलम, PHLOEM फ्लोएम, ठीक है। अब देखो, आप पूछते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? तो जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फाइलम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। कैसे हम लोग करेंगे? जलम फलम जाइलम फ्लोएम, जलम मतलब जल वाटर, जाइलम, और फलम फल फूल मैंने फूड, फ्लोएम। जलम फलम ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। जलम फलम जाइलम फ्लोएम, ठीक। जाइलम फ्लोएम समझना। जाइलम का क्या काम है? हम लोग जाइलम समझेंगे। इट ट्रांसपोर्ट वाटर डाउन टू अप, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट, मतलब सिर्फ ये एक डायरेक्शन, मगर सिंगल डायरेक्शन में ये पानी ऊपर करता है। बस ये ना ऊपर से नीचे ले जाता है, नीचे से ऊपर नहीं आता, ठीक है। नीचे से ऊपर नहीं आता, ऊपर से बस नीचे जाता। मतलब
रूट से शूट तक जाता है, ये रूट से शूट जाता है, शूट से रूट नहीं आता। क्यों? देखिए मान लो ये पेड़ है, पेड़, ठीक है, ये इसका ये यहां से ये शूट रूट पार्ट है, सब रूट पार्ट है, ठीक है, ये इसका शूट पार्ट है, ये इसका शूट पार्ट है, ये इसका शूट पार्ट है, ठीक है। यहां पे इसका लीफ, मान लो एक बड़ा सा लीफ है, ठीक है। अब देखो क्या किया, रूट ना यहां से वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर से ये मिलके वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है। वाटर यहां से जाइलम के हेल्प से लीफ में गया, ठीक है, लीफ में वाटर गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुआ और एक्सिस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद एक्सिस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, फोटो जब ट्रांसपीरेशन होता है, जब स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा का स्वेलिंग से, जब गार्ड सेल का स्वेलिंग से स्टोमाटा पोर खुलता है, गार्ड सेल का स्वेलिंग से, तो क्या होता है, एक्सेस वाटर निकल जाता है। क्या होता है, एक्सेस वाटर निकल जाता है। तो जो एक्सेस वाटर था वो तो निकल गया। अब फिर क्या होगा, जितना भी देखो, क्यों एक्सेस वाटर निकल जाता है ना, क्योंकि देखो वाटर तो बनेगा, वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस से निकलेगा, मगर उसका जितना भी मिनरल्स फलना ढिमकना था ना, वो तो सब छिन गया, मतलब वो तो हम लोग सब एब्जॉर्ब कर लिए मिनरल्स। अब बचा सिर्फ H2O, ना उसमें कुछ है, ना सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कुछ नहीं है जो प्लांट को जरूरी है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो लोग ट्रांसपीरेशन के द्वारा उसको निकाल देता है बाहर, जिससे वो वापस सॉइल में जाके अपना न्यूट्रिशन गेन कर ले, और जो नया सॉइल से फ्रेश एकदम मतलब मिनरल से भरा हुआ वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। समझ में? इसीलिए लोग सिर्फ यूनि डायरेक्शन, मिनरल्स बहुत सारे लेने के लिए लोग सिर्फ यूनि डायरेक्शन ट्रेवल करता है, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम का क्या, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि देखो फूड लीफ को भी चाहिए, फूड रूट को भी चाहिए, फूड शूट को भी चाहिए, फूड फ्लावर को भी चाहिए, फूड फ्रूट तो मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी से मिलकर बनता है, मतलब जितना भी प्लांट का वेस्ट होता है, जितना भी उसका खाना बच जाता है उसी से फूड डेवलप होता है, मतलब हर पार्ट को फूड चाहिए। तो इसको दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि एक ही डायरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन ट्रेवल करता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, शूट टू रूट और रूट टू शूट। ठीक है, समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा? हमारा जाइलम भैया, एक फ्लोएम भैया, जलम फलम। जाइलम यूनि डायरेक्शनली डाउन टू अप ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, ठीक है, रूट टू शूट। मगर जो हम लोग का फ्लोएम है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, शूट टू रूट, रूट टू रूट। समझ में आया? यही था ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, और उसके बाद ये हो गया चैप्टर खत्म। और उसके बाद आएगा हम लोग का क्या है, डायग्राम सेशन, डायग्राम वाला वीडियो, और एक आएगा क्वेश्चन वीडियो। उसके बाद हम लोग का पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म। फिर हम लोग चलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, और आपका भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाफ ईयरली से पहले जरूर खत्म कराएगा, जिससे आप एकदम पढ़ के खट्टे मिट्ठे मार्क्स लाएंगे और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में समय हम सारा जितना भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, और जितना भी डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, डिफरेंस करने वाला जितना भी डिफरेंस वाला क्वेश्चंस, और जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है वो सब हम तैयार करके रखेंगे, और जरूर उसको एक बार देखिएगा, जरूर हम एक बार आपसे पूछेंगे, ठीक है, लिखवाएंगे, बनवाएंगे, उसका सब लिखवा देंगे, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, समझ में आएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसी चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब करिए, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बी ब्रो को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही हम बहुत सारा वीडियो आपके लिए लेते आते रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सक्रीशन, देखो इजेशन हम लोग पढ़ लिए थे कि फूड जो हम लोग खाते हैं फिर वो पचता है, ऑब्जॉर्ब होता है, उससे सारा न्यूट्रिशन और वाटर जितना भी है वो एब्जॉर्ब हो के खून में मिल जाता है। जितना भी मतलब जो भी चीज टूटता है सब एब्जॉर्ब हो जाता है, भले वो अच्छा हो खराब हो, जो भी चीज वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही वो सब चीज एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर वो सीधे जाता है, फिर जो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो जो वाटर और वेस्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब जैसे ही हो जाएगा तो फिर वो रेक्टम में जाके एनस से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब ब्लड में वाटर न्यूट्रिएंट सब आ गया है तो अब इसको फिल्टर भी करना होगा ना, कि उसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, जितना भी चीज होता है सबको कुछ को अलग भी करना होता है, कि जिससे को जो चीज एकदम प्रॉपरली यूनिफाई कर सके। जिसमें बहुत सारा वाटर में वेस्ट मटेरियल्स भी होता है, जिसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं, उसको अलग करके उसको यूरिन बनाना होता है, जिससे हम लोग बॉडी से अलग कर सके। तो एक होता है इजेशन, जिससे सॉलिड वेस्ट मटेरियल हम लोग का निकल जाए, और जो हम लोग का लिक्विड मतलब
वॉशरूम मतलब जिससे यूरिन के हेल्प से जो जितना भी हम लोग का वेस्ट पार्टिकल निकले उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस of removing harmful metabolic waste like urea and uric acid from the body, ठीक है। यूरिया या यूरिक एसिड जैसे हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। समझ में? एक्सक्रीशन मतलब हम यूरिया और यूरिक एसिड जैसे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को मैंने मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से क्या बोलना, रिमूव करना, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन का पार्ट्स क्या है कि कैसे कैसे पार्ट्स में बटा हुआ है एक्सक्रीशन पूरा ह्यूमन का। तो ये पूरा पार्ट्स में बटा हुआ है। इस पूरे एक्सक्रीशन में आता है दो पार्ट। पहले आता है दो किडनी, दो आता है यूरेथर्स, दो एक आता है यूरिनरी ब्लैडर और एक आता है यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी क्या होता है? किडनी क्या करता है? किडनी यहां देखो, इट filters nitrogenous waste from blood to form urine, ठीक है। समझ में क्या करता है? किडनी फिल्टर करता है। किडनी में क्या होता है? किडनी में होता है नेफ्रॉन, जो हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। किडनी में क्या होता है? किडनी में होता है नेफ्रॉन, वो हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। वो क्या करता है? वो फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है? ब्लड से अलग कर देता है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा वो दो पाइप होता है, पाइप किडनी से, दोनों किडनी से एक एक जॉइंट रहता है जो क्या करता है? जो भी हम लोग का जो बचा वेस्ट, जितना भी वेस्ट पार्टिकल होता है, हाँ, वो कहां लेके आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर। ये हम लोग एकदम प्रॉपरली एकदम अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन का डायग्राम समझेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत समझना जरूरी है। तो हम उसको डायग्राम सेशन के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसको हम कैसे यहाँ पे सिखाएंगे भी, उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे पार्ट्स का नाम लिख लेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे और प्रॉपर उसका डायग्राम भी बनाना सिखाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, कहाँ स्लाइड में, स्लाइड फट से बदल चुका हूँ एकदम फटाफट एकदम फटाफट बदल चुका हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं एक्सक्रीशन में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किडनी हम लोग पढ़ ली, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सक्रीशन मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, या यूरिया या यूरिक एसिड जैसा उसको रिमूव करना, ठीक है। एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। फिर हम लोग समझे कि दो किडनी होता है, पार्ट्स में दो किडनी होता है, दो यूरेथ्रास होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक दो यूरेथर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन एक्सक्रीशन। किडनी हम लोग समझ लिए, यूरेथर समझ लिए, यूरेथ्रा समझ लिए, यूरिनरी ब्लैडर समझ लिए, सब समझ लिए। अब हम लोग को मेन समझना है ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ये है नेफ्रॉन। कोची नेफ्रॉन इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का अस्तित्व ही इस महाराज के चलते हैं। ये नहीं तो किडनी नहीं, इस एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कितना? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। कुछ इसका पार्ट्स है, उसको फटाफट समझते हैं। जैसे इसका नाम है ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, ठीक है। फिर ये लूप है हेनिल्स लूप, फिर ये कहलाता है डीसीटी, शॉर्ट फॉर्म बता रहे, और ये होता है कलेक्टिंग टाइप, ठीक है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए प्रॉपरली, यहाँ पे एकदम अच्छे से यहाँ पे हम भी लिख दे रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऐसे करके इसका पूरा फुल फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे एकदम प्रॉपर इसका फुल शॉर्ट फॉर्म भी लिख दे रहे हैं। ये पीसीटी है और ये डीसीटी है, ठीक है। ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ठीक है। पीसीटी है, डीसीटी है। ये देखो, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो आर्टरीज और वेन्स का गुच्छा बना हुआ है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो पहला मोटा पाइप है, इसको कहते हैं पीसीटी। फिर यहाँ जो पतला हो गया, इसको कहते हैं हेनिलस लूप। फिर उसके बाद फिर जो मोटा हो गया, उसको कहते हैं डीसीटी। फिर उसके बाद ये जो डक्ट में कनेक्ट हो रहा है, जहां पे सारा वेस्ट मटेरियल जमा होता है, उसको कहते हैं कनेक्टिंग डक्ट। फिर ये वहां से निकल जाता है, फिर ये जाता है यूरेथर में, यूरेथ्रा से
जाएगा यूरिनरी ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर से जाएगा यूरेथ्रा में। ठीक है, समझ में आया? आपको ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर ये पीसीटी, हेनस लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग। समझ में आया? नेफ्रॉन का मतलब समझा? देखो ये नेफ्रॉन का बहुत मस्त डायग्राम है। देखो नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनाना है? पहले दो डंडी खींचना है, फिर छोटा दो को डंडी खींचना, फिर छोटा दो को डंडी खींचना। ऐसे दो को डंडी खींच लिया। अब ऐसे कनेक्ट कर देना इसको, ऐसे छोटा करके एकदम पतला सा पाइप से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक यहाँ पे सी जैसा बनाना है, सी जैसा स्ट्रक्चर उसको, और फिर उसको ऐसे लाइक के पाइप यहाँ से कनेक्ट कर देना है, और फिर ये वाला पाइप को यहाँ से कनेक्ट कर देना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है, और यहाँ से एरो दिखा देना है, और यहाँ पे बहुत सारे गुच्छा बना के दो ठो ऐसे निकाल देना है जो आर्टरी वेन्स दिखा देगा। समझ में आया? ये बहुत आसान है बनाना, एकदम जैसे एनसीईआरटी में पूरा होच पोच करके दिखाया है, मगर हम इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से सुंदर से इसको दिखा दिए बना के। यहाँ से तुम लोग देख के बनाना, एकदम मस्त रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते, शायद से अब हम लोग का शायद से ह्यूमन खत्म हो गया है, ह्यूमन एक्सक्रीशन खत्म हो गया है। अब हम लोग चलेंगे प्लांट में। नेक्स्ट स्लाइड आ चुके हैं एकदम नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे होता है ना कि बहुत लोग करवाता है डायलिसिस, उसको ऐसा आर्टिफिशियल किडनी बताया गया है। आप पढ़िएगा इसमें एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा हुआ है कि डायलिसिस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट में। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में बहुत सारा चीज होता है, जैसे एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या लिखा हुआ है देखिए। पहला तो ट्रांसपीरेशन, एक्सिस वाटर कम निकलना, स्टोमाटा का खुलना, पढ़ाए थे। दूसरा लिख लीजिए ऑक्सीजन का, सुबह सुबह बताते हैं ना कि तो सुबह के टाइम पे वो लोग ऑक्सीजन जो एक्सिस होता है वो लोग छोड़ देता है, उसका हम रीजन भी समझाए थे पहला लेक्चर में। और दूसरा रेजिन गम जैसा चीज को, मतलब जैसे नहीं होता है हम लोग रेजिन गम निकलता है रबर ट्री से, तो वो सब क्या है? वो सब भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और लीफ का टूट की गिरना भी वो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। तो ऐसे ही ये सब जितना भी है ये एक्सक्रीशन प्लांट में आ जाएगा। ट्रांसपिरेशन वाटर का, O2 और रेजिन गम, ये सब हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। और इसी तरीके से हम लोग का हो चुका है ये वाला पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म। इसका हम से पूरा कंबाइन वीडियो डाल देंगे, इसको पूरा चारों लेक्चर को कंबाइन करके एक वीडियो डाल देंगे। वो नहीं, अलग अलग नहीं देखना, तो वो पूरा एक साथ देख लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का हो चुका है पूरा चैप्टर खत्म, और अगला लेक्चर आएगा डायग्राम पे। बाय।